चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसको हम सरल भाषा में टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, इस चैप्टर में ना मनी की टाइम वैल्यू की बात की जाती है कि जो पैसा आज है वो 1 साल बाद उससे ज्यादा होगा, या कोई चीज 5 साल बाद कितनी है वो आज उससे कम होगी। बेसिकली इस चैप्टर में 3 चीजें हैं: सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी, और उनके अंदर बड़े सारे अच्छे अच्छे से टॉपिक हैं। तो स्टार्ट करें। पहली बात करते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। नाम ही क्या है? सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम हिंदी में सिंपल ब्याज बोलते हैं ना, साधारण ब्याज जो होता है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड बाय 100। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने जमा कराए, 12% का इंटरेस्ट है, 5 साल का टाइम है, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख इंटू, देखो रेट है तो रेट डिवाइड बाय 100 होगा, 12/100 इंटू टाइम जो है ईयर में 5, तो 60,000 रुपए आपका क्या आ गया बेटे? ब्याज आ गया। 5 साल का। कितने साल का? अगर आपसे पर एनम पूछा जाए तो या तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या इस 60 को 5 से डिवाइड कर दो। ये क्या आ जाएगा बच्चे? 12,000। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT डिवाइड बाय 100। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है सिंपल इंटरेस्ट में, कि आपका इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। राइट? P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, जो आपने पैसा लिया या दिया, रेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम आपका T, और अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा गया तो आप PRT बाय 100 करेंगे, अमाउंट पूछा गया तो जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको आप जमा कर देंगे उसमें, या फिर स्टेट भी बोल सकते हो आप P प्लस SI। या SI का फॉर्मूला क्या बन गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सर अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल के जमा नहीं करना, डायरेक्ट चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है, यस, उसका भी एक फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस RT, मतलब आई स्टैंड फॉर रेट, रेट बाय 100। समझ रहे बात? अदरवाइज आप नॉर्मली क्या करते हैं? आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसको आप ऐड करते हैं में प्रिंसिपल में, दैट इज इक्वल टू अमाउंट। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट पूछा जा रहा है या अमाउंट, या कई बार ऐसा होता है अमाउंट गिवन होता है, इंटरेस्ट गिवन होता है, प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है। ये 1-2 क्वेश्चन वैसे आते हैं, एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर 20 ईयर, वो बोला, उसमें क्या करते हो? 100 रुपए मानते हैं प्रिंसिपल, और उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। एक्स से भी निकालते हैं कई बच्चे, जैसे मर्जी निकल सकते। जाने बच्चे, तो बड़ा सिंपल सा है। अब बात करते हैं, इसका एक बड़ा भाई है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं हिंदी में, कभी सुना हो तो। चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड का मतलब है आपका ब्याज मिला, अब वो जुड़ गया, उसके ऊपर भी ब्याज मिल गया। जनरली आप जो बैंक में एफडीज करते हो, कई जगह पे लोन देते हो, लोन सारे कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? देखिए, इवन आप एन्युटी पढ़ते हो, एन्युटी पढ़ेंगे, एन्युटी का बेसिक फंडा भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग वहां पर भी होती रहती है। अब सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस, तो अमाउंट निकलेगा तभी इंटरेस्ट निकलेगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला देते हैं आपको। देखिए एक ने क्वेश्चन करके आपको समझा रखा है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने 1 लाख जमा कराया, तो आपको फर्स्ट ईयर मिला 1,000 रुपए। कितना मिला? अब ना इस 10,000 में 10,000 थे, सॉरी 10,000 में 1,000 जोड़ दो वापसी, कितना हो गया? अब ये 11,000, इस पे आपको इंटरेस्ट मिला 1,100 रुपए। अब 11,000 में 1100 12,100 बन जाएगा, उस पे लो 10%, तो आपका ना टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 3,310 रुपए। जबकि आप इसी क्वेश्चन को अगर सिंपल इंटरेस्ट से करोगे तो 3,000 आता है। कितना आता है? अरे 310 एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? बट एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, पहले साल में दोनों सेम होंगे। इन द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बोथ विल बी सेम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है सर? इंटरेस्ट का फॉर्मूले से पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर। मान लो आपने 3310 निकाला 1,000 जमा करके, अब सीधा निकालो 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 3, 13,300। अंदर का सोल्व करना आता है ना आपको, ये 1.10 बन जाएगा, पावर 3, पावर सोल्व करने में बहुत दूर बता चुका हूं आपको, इस तरीके से आप कर लेंगे। राइट? अच्छा सर वही बात आ गई, हमें ना इंटरेस्ट सीधा दे दो, हम पहले प्रिंसिपल निकाल, अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस नहीं करना चाहते, डायरेक्टली निकाल सकते हो। यस, ये बड़ा सा फॉर्मूला है उसका, एक सुंदर सा, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर T माइनस, आपने P माइनस कर दिया ना, 1 मतलब P से मल्टीप्लाई हो गया, तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात,
सीआई हमेशा ग्रेटर देन होगा एसआई, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लग रहा है, बट टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो आप इंटरेस्ट 1 साल का निकालेंगे और फर्स्ट ईयर में सीआई एसआई बराबर होंगे, फर्स्ट के बाद होगा सीआई ज्यादा, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर में इक्वल होंगे, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी हायर देन द सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब इसमें कुछ स्पेशल बातें आती है, टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इंटरेस्ट आपने देखो, आपने ईयरली पढ़ा, तो ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना, वो क्वेश्चन कहते हैं हाफ ईयर कंपाउंड कर दो, कितना कर दो, हाफ ईयर कंपाउंड का मतलब है आपको रेट को डिवाइड कर देना है 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। अगर आपसे क्वार्टरली पूछा जाए साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो रेट को डिवाइड कर दो 4 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे मंथली पूछा जाए कितने महीने होते हैं साल में, 12, तो रेट को डिवाइड कर दो 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 12 से। वेरी सिंपल, ये समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, पीछे लिखा होगा। अच्छा कुछ नहीं कह रहा फिर तो ईयरली है, अदरवाइज लिखा होगा मान लो 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, कुछ नहीं गिवन तो ईयरली होगा, ठीक है बेटे। अच्छा टाइम अगर फ्रैक्शन में हो, टाइम फ्रैक्शन का मतलब क्या है सर, लाइक 2:1/3, 2:1/2, 2:1/5 ऐसे, तो आप कर देंगे t प्लस एफ, मतलब एक तो फुल ईयर उठा लो पहले, p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t इंटू 1 प्लस r इंटू एफ, एफ मतलब फ्रैक्शन बाय 100। सर कैसे समझाइए, समझाते हैं जी। देखिए मान लो टाइम है 2:1/3, 15 का रेट है, 15 डिवाइड बाय 100 की पावर 2 कर देंगे, सिंपल। बट अगले में 1 प्लस 15, 1/3 एक्स्ट्रा है ना, 15 इंटू 1/3 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, राइट। 33,327, इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाए। डन है बात, यस और नो। चलिए अगर अलग अलग पीरियड के अलग अलग रेट गिवन हो, देखो हम क्या करते हैं, हम पावर 2, 3, 4 करते हैं, क्योंकि रेट सेम होता है, हर पीरियड का रेट अलग है, तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, p इंटू 1 प्लस r1/100 इंटू 1 प्लस r2/100, r2 मतलब सेकंड ईयर का, इंटू 1 प्लस r3/100 एंड सो ऑन। जैसे ही क्वेश्चन देख लीजिए, 15,000 रुपए जमा कराए गए हैं 3 साल के लिए बच्चे, पहले साल का रेट है 5, दूसरे का 4, तीसरे का 3, तो आप कहेंगे 15,000 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 4/100 इंटू 1 प्लस, ये कब है, जब डिफरेंट डिफरेंट रेट्स आर गिवन फॉर डिफरेंट पीरियड। देखो छोटी छोटी बातें हैं, एंड डोंट गेट कंफ्यूज की पेपर में सिर्फ एन्युटी आएगा, अगर 12-13 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन सिंपल और कंपाउंड पे भी आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि खाली एन्युटी आएगा, ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल केसेस है, स्पेशल और बहुत अच्छे अच्छे केस है। जैसे अगला देखिए, प्रॉब्लम ऑन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन पढ़ते हैं अकाउंट्स में, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, सेम लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बट एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन से वैल्यू कम होती है ज्यादा, तो p इंटू 1 माइनस r/100 की पावर t, सिंपल। अगर बात करें पॉपुलेशन, अगर बर्थ रेट का क्वेश्चन है तो p इंटू 1 प्लस r/100, डेथ रेट का है तो p इंटू 1 माइनस r/100। सर दोनों इकट्ठे आ जाए, दोनों के दो तरीके हैं, या तो दोनों निकालिए, एक बार ऐड करके एक बार माइनस करके, या सिंपल है आप डिफरेंस निकाल लो और वो लगा दो जो ज्यादा है। मतलब सर मान लो डेथ 5%, बर्थ 2%, तो 3% लगा दो डिफरेंस, डेथ वाला, डेथ मतलब माइनस वाला, कौन सा, बर्थ है 5, डेथ है 3, तो 2 लगा दो, बट प्लस कर दो क्योंकि बर्थ ज्यादा है, सिंपल, ठीक है। एक ये तो जरूर आता है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको, दिखता है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस आर की पावर n माइनस, क्या होता है ना, देखो इफेक्टिव रेट अलग होता है रियलिटी से, क्योंकि देखो जैसे आपने कंपाउंड, आपको बोला मैंने 6% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, अब दिखने में 6% है, वो झूठ है, क्योंकि 6% साल में 4 बार कंपाउंड हुआ है ना, तो एक्चुअल में उसको मैं निकालूंगा तो 6 पॉइंट ईयर के हिसाब, देखो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है ना, और हम बोल रहे हैं 6% पर एनम, तो 6% पर एनम नहीं है, ज्यादा मिल रहा है, इफेक्टिवली हमने निकाला तो 6.13 मिल गया, कितना मिल गया, और रीजन क्या है इसका, क्योंकि 4 बार ये कंपाउंडिंग हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली होंगे ना, ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस आर की पावर एन, 1 प्लस आर होल की पावर एन माइनस 1। डन है, डन है भाई। चलिए ये कुछ क्वेश्चन देखिएगा एक बार आप,
अब उठाएंगे हम तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, क्या होता है ये एनयूडी, क्या है ये क्या होता है एनयूडी? वाह, सबको पता है, गुड। देखिए, अगर जितने भी क्वेश्चन है आधे आपको एनयूडी भी दिखते हैं, ठीक है। एनयूडी क्या होता है? एक फिक्स सम ऑफ मनी पेड एट रेगुलर इंटरवल। बच्चों, रेगुलर इंटरवल पे पैसे दिए जाते हैं, या अब देखो दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, दोनों होंगे ना। इफ समबडी इज लैंडर अदर इज बोरोवर, आप दे रहे हो तो पैसे कोई ले रहा है पैसे, सिंपल सी बात है। अमाउंट पेबल जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है? इक्वल। और टाइम गैप भी क्या होता है? देखो, आपका रेंट हर महीने जाता है, आपका इंश्योरेंस हर 12 महीने में जाता है, कोई चीज क्वार्टरली हो सकती है, मंथली, बट पीरियड क्या होगा? फिक्स। दो तरीके की होती है बच्चे, दो तरीके समझने जरूरी है, मीनिंग भी और क्योंकि फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। एक होती है एन्युटी रेगुलर, एक होती है एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर को ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं, एन्युटी ड्यू को इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं। देखिए, एन्युटी रेगुलर का मतलब है पेमेंट जो होनी है ना वो द एंड ऑफ पीरियड होनी है। कब होनी है? एट द एंड ऑफ, एंड में। जबकि ड्यू क्या होती है? एट द बिगिनिंग ऑफ इट। जैसे मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम है, पहले देते हो बाद में देते हो? पहले देते हो। इंटरेस्ट और लोन बाद में देते हो। देखो, रियलिटी में रेंट तो वैसे आजकल एडवांस जाता है, बट हमारे क्वेश्चंस में वो बाद में ही जाता है। यू नो, रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी, म्यूचुअल फंड की सिप, ये कब जाती है? एंड में। कब सॉरी बिगिनिंग में। कब जाती है? बिगिनिंग। तो याद रखिएगा, मान लो इंश्योरेंस का क्वेश्चन आ जाए, मान लो आरडी का सिप का क्वेश्चन आए, तो आप बिगिनिंग में करेंगे। अगर आपका रेंट का या इंटरेस्ट और लोन का आ जाए तो आप एंड में करेंगे। सर ये कैसे करना है? इनके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात को। सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आप देखते हैं। पहले देखो, दो चीजें पढ़ेंगे हम इसमें सबसे ज्यादा, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है बच्चे? आज के पैसे की फ्यूचर में वैल्यू, द टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनी। पैसा आज डाला गया, वैल्यू कब निकालनी है? फ्यूचर में। एन्युटी रेगुलर, रेगुलर मतलब एंड वाली, उसका फॉर्मूला पी इंटू 1+r⁴ डिवाइड बाय आई। किसका फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, किसे करते हैं? अगर सर बात करूं ड्यू की, ड्यू का एक फॉर्मूला है पी इंटू 1+i⁻n−1 डिवाइड बाय आई डिवाइड बाय 1+, उसको सिंपल भाषा में सोल्व कर दो, ऐसे हो बन जाता है। क्या है सर? ये रेगुलर को 1+i से मल्टीप्लाई करोगे तो ड्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। देख पा रहे हो? ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर रेगुलर को 1+i से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? वो एन्युटी ड्यू का। आई मतलब इंटरेस्ट रेट, आई मतलब, पी मतलब प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट, या आप हर महीने लोन की किस्त भर रहे हो तो वो इंस्टॉलमेंट है। मतलब क्या क्वेश्चन आएगा सर? आप लेट्स से आप हर महीने 50,000 इन्वेस्ट करते हो, हमने पूछा आप हर महीने 5,000 50,000 या तो बिगिनिंग में एंड में देख लेना इन्वेस्ट करते हो, तो बताइए कि 20 साल बाद क्या मिलेगा? दैट इज फ्यूचर वैल्यू, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखा आपको, देखिए पी 200 है, एन 10 है, आई 6% है, इस तरीके से आप निकाल लेते हो। अब जनरली एक निकल, देखो वैसे तो क्वेश्चन दो तो इकट्ठे आएंगे नहीं सेम क्वेश्चन पे ना, बाय चांस अगर आपके पास रेगुलर का अमाउंट है तो 1+i से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा? ड्यू का। ठीक है, और दोनों के अमाउंट में फर्क आएगा। देखो जैसे देखो रेगुलर में 2636.15 आ रहा है इस क्वेश्चन में, ड्यू में 2794, फर्क आ गया नहीं आ गया? आ गया। फिर आते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होती है? फ्यूचर के पैसे की आज की वैल्यू, यू नो टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। एक बात बताओ मुझे, एग्जाम में फ्यूचर वैल्यू के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रेजेंट वैल्यू के, प्रेजेंट वैल्यू के ज्यादातर किसके? प्रेजेंट के। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या? रेगुलर का, देखो रेगुलर याद करो, ड्यू में तो फिर 1+i से मल्टीप्लाई कर देना। रेगुलर का क्या है? p इंटू 1-1+i⁻n डिवाइड बाय। सर पेपर में कैसे सोल्व करेंगे बच्चे? पेपर में ना 1+i⁻n की ना वैल्यू ज्यादातर गिवन होती है, ज्यादातर क्या होती है? तो आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज नीचे ले आना पड़ेगा इसको। और इसका एक मैंने शॉर्टकट भी बताया आपको कैलकुलेटर पे। अगर मान लीजिए 10% की एन्युटी है, कितने की? तो आप 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 डिवाइड बाय 1 जितने साल किया उतनी बार आप इक्वल दबा देंगे, आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एन्युटी का बेसिक लॉजिक पता क्या होता है? देखो ये होता है ऐसे 1 डिवाइड बाय 1+r या i, एन मतलब उतने ईयर, ये एन्युटी का बेसिक लॉजिक है प्रेजेंट वैल्यू का। तो आप इस फॉर्मूले से भी करते हो। मान लो
क्वेश्चन मान लो 5 साल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में 1 + i⁻⁻5 की वैल्यू गिवन है, फिर लगाओगे आप शॉर्टकट, फिर क्या जरूरत है, फिर तो पुट कर देना। ज्यादातर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है, नहीं तो कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब सर आप अब बच्चा के सर कैसे निकालने, मान लो कैलकुलेटर से निकालना, 1 + i⁻⁻n है, क्या इसको 1 / 1 + i लिख सकते हैं? इंडिसेस में बताया हुआ है ना, a⁻−x है तो नीचे आगे a⁻x हो सकती है इस तरीके से, तो उसको सोल्व करते हैं। 1 + i तो मुझे लगता है सोल्व करना आता होगा बेटे, अभी तो पढ़ा कहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट में। वही दोनों तरीके, देखो 3 तरीके हो गए, या तो वैल्यू गिवन है माइनस में, नहीं तो नीचे आके प्लस कर लीजिए, नहीं तो कैलकुलेटर वाली शॉर्ट ट्रिक अपना लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर वाली शॉर्ट ट्रिक के भी आंसर गिवन होते हैं, ऐसे गिवन होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 ईयर 5% के हिसाब से होता है 2 पॉइंट समथिंग, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्सेशन फैक्टर। ठीक है, ऐसे लिखा होता है PVIF के नाम से, देखा होगा अगर आपने क्वेश्चन में। अब सर कुछ स्पेशल केसेस हैं, देखिए ये क्वेश्चन उन बच्चों के ठीक होंगे 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप क्वेश्चन में समझ पाओगे फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है या प्रेजेंट। आधे क्वेश्चन आप पता क्यों गलत होते हैं, बच्चे कहते हैं फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला आता है सबको, लगाना किसका, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इट इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर। तो आपको देखना है, जैसे एग्जांपल, आपने लोन ले लिया, आप किस्त भरो, लोन ले लिया है तो वो लोन जो मिला है वो प्रेजेंट वैल्यू है, समझ रहे बात, जो भरोगे इकट्ठी होगी वो फ्यूचर वैल्यू है। आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा आपको 10 साल 20 15 साल बाद मिलेगा वो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, समझ रहे बात को। ये तो आपको याद रखने क्वेश्चन से, और कुछ चीजें जो आप क्लियरली से याद करते हो, जैसे पहला सिंकिंग फंड, क्या सिंकिंग फंड में आप समझिए फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। क्या होता है सिंकिंग फंड, अकाउंट फॉर द डेप्रिसिएशन, हम हर साल कुछ पैसा अलग रख देते हैं ताकि हम 5 साल बाद 7 साल बाद उस असेट को रिप्लेस कर सके। जैसे क्वेश्चन देखिए, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना है, क्या करना है, आपको बोले 3 लाख इकट्ठा करना है 10 साल बाद 10% के इंटरेस्ट पर, मतलब फ्यूचर वैल्यू गिवन है कितनी, 3 लाख, आई गिवन है 10%, एन गिवन है 10%, तो फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लो बेटे, ए निकाल लो, ए मतलब जितना जमा करना है 8 महीने, समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो whenever the question comes of sinking fund, use the formula of future value। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे गिवन नहीं है एट द एंड या एट द बिगिनिंग, तो कौन सा लगाएंगे, रेगुलर वाला, कौन सा, रेगुलर। एक होता है लीजिंग, क्या होता है, एक ना क्वेश्चन आता है कि असेट को खरीदे या किराए पर ले, असेट को खरीदे या देखने में तो हमेशा ना ऐसा लगता है कि खरीद लेते हैं, सस्ती है, बट फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना। आपको ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंपेयर करनी चाहिए कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू, अगर कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है मतलब महंगा है ना तो लीज पे ले लो, और कॉस्ट कम है मतलब सस्ता पड़ा है तो खरीद लो, समझ रहे बात को। देखिए क्वेश्चन समझाता हूं, एक कंपनी मशीन परचेज करने को सोच रही है, उसको बोला गया तो 4000 की फुल पेमेंट पे मिलेगी, या आप 4 साल ना किराए पे ले लो 1250 रुपए पर साल का किराया। अब लॉजिकली बच्चा देखता है 4000 में मिल रही है, 1250 गुना 4 5000 किराया। एक पहला दिमाग तो बिना एन्युटी को देखे क्या कहता है, ले लो खरीद लो क्योंकि किराया ज्यादा है। बट अब तुझे किराया आपने अभी भरना है सारा, नहीं 4 साल तक भरना है, जो आपने खरीदना है उसकी कॉस्ट तो प्रेजेंट वैल्यू 4000 है दिख रहा है, बट 1250 4 साल में थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, तो हम उसकी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकालेंगे। 1250 पे आप 3 साल का फैक्टर लगा दीजिए। कैसे लगाओगे 3 साल का, या तो वो फॉर्मूला लगा लो, या 1 डिवाइड बाय कितना रेट है, 1 डिवाइड बाय 1.4, 1 2 3 3 कर दो जीटी, क्या कर दो ग्रैंड टोटल, उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 1250 से, आपका आंसर आएगा 3642 रुपए। अब मुझे बताओ आज की डेट में किराए की वैल्यू कितनी, 3600, और कॉस्ट कितनी है 4000, क्या करूं किराए पे लूं खरीद लो, लीज पे किराए पे लेना, जबकि पहले क्वेश्चन दिखा रहा था 5000 है, समझ रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट। कंपेयर कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू, इफ कॉस्ट इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू देन लीज पे लीजिए, इफ कॉस्ट इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू देन खरीद लीजिए। देन बच्चों ऐसी कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने नई इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीन खरीदनी है,
अब देखो जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो इनफ्लो है जो पैसा जाएगा या आउटफ्लो है? आउटफ्लो। बट वो मशीन या इन्वेस्टमेंट आपको कमा के देगी, वो क्या होगा? इनफ्लो। अब देखो पैसा तो आज जा रहा है, आउटफ्लो आज है, मिलना टुकड़ों में है, वो फ्यूचर वैल्यू है, तो उसको आज निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप कंपेयर कीजिए कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और कैश आउटफ्लो की। अगर इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से ज्यादा है, मतलब जितना पैसा जा रहा है उससे ज्यादा आ रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट। जैसे एग्जांपल लीजिए, 50,000 की मशीन है, 5 साल तक 12,000 कमा के देगी, बताओ क्या करें? अब बच्चा कहेगा 12,000, 5 साल 60,000 ले लो। भाई 60,000 टुकड़ों में आ रहा है, आज देखो उसकी वैल्यू, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, आ रहा है 45,000। कितना आ रहा है? आज जा कितना आ रहा है? फ्यूचर में 60 आ रहा है, उसको आज देखें आज कितना आ रहा है? 45,000। इनफ्लो कम है ज्यादा? कम है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। देखो कंपैरिजन कहते हैं ना, कंपैरिजन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी में। आप आज की वैल्यू का फ्यूचर की वैल्यू से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज की वैल्यू को आज से करो, फ्यूचर की वैल्यू का फ्यूचर से करो, ठीक है? डोंट इन्वेस्ट, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पे। बॉन्ड सुने कभी? बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसपे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है आपको। क्वेश्चन समझाता हूं, देखिए। इन्वेस्टर कह रहा है 3 साल के बॉन्ड लेने 1,000 रुपए पार वैल्यू पे, पार वैल्यू इसकी नॉमिनल इंटरेस्ट से 10%, मतलब 100 रुपए देगा हर साल। कितना देगा? 100 रुपए। एट व्हाट प्राइस बॉन्ड में बी परचेज नाउ? अगर वो कह रहे हैं मुझे 14 के हिसाब, देखो बॉन्ड की दिखने में तो 10% वैल्यू है, बट मेरे को देखो, आपको मतलब क्या, 1,000 रुपए का बॉन्ड है, सुनना ध्यान से, 10% देगा, 100 रुपए देगा। मैं कितने में लूं कि 14% बन जाए? मतलब मैं 1,000 को कन्वर्ट करना चाहता हूं कितने में? 14 में। 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल पर रिडम्पशन होगी, तो पहले साल कितना मिलेगा? 100 रुपए। तो 1 साल का मैंने क्या लगा दिया? प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा साल 100 मिलेगा, उसका भी क्या लगा दिया? 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू। 3 साल का भी प्रेजेंट वैल्यू, और तीसरे साल ही क्या हो जाएगी? रिडम्पशन। तो 1,000 रुपए भी क्या लगा दी मैंने? प्रेजेंट वैल्यू। आपको सिर्फ फर्क क्या पड़ा बेटे? अमाउंट निकला है 10% से, और मैंने लगाया है 14 के हिसाब से। दिख रहा है आपको? ये कितना लगाया? 14 के हिसाब से। मेरा आंसर निकल गया 907 रुपए। मतलब 1,000 रुपए वाला बॉन्ड अगर मुझे 907 रुपए में मिलेगा, तो मेरी एनुअल रिजल्ट, एनुअलाइज रिटर्न जो होगी वो कितनी होगी? 14%। कितनी होगी? मतलब आपको एक पार वैल्यू गिवन होगी, आप उससे इंटरेस्ट निकाले ना, तो उस पर प्रेजेंट वैल्यू लगा के जो भी वैल्यू दे रखी है 14, 15, उस पर लगा के आंसर आप निकाल लीजिएगा। मतलब आप अगर 907 रुपए में मुझे देते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट 14% के हिसाब से मुझे मिलता है। ध्यान रखना, इसमें बच्चे एक गलती करते हैं, जो कई बार ना रिडम्पशन वाले प्रिंसिपल को ऐड नहीं करते। वो करना है, और वो कब करना है? लास्ट ईयर में ही करना है। चौथा साल ना कर देना। मान लो 3 साल का, तो तीसरे साल ही आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है? देखो ये भी यही प्रेजेंट वैल्यू है। हमने अलग अलग क्यों की? पहले तो हम कैलकुलेटर में जीटी कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में अमाउंट भी मिल रहा है। अलग अलग सेम बात होती है, मैं जीटी नहीं करवाया था। आप चाहो ना हर एक अमाउंट को लिख के अलग अलग मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आप कर सकते हो। अगले में वही करके दिखाऊंगा। लो अगला है, अगला भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। नेट प्रेजेंट एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल भाई आउटफ्लो। अगर ये वैल्यू 0 से ऊपर है, पॉजिटिव है, तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल। क्या कर लो? माइनस में है तो आप रिजेक्ट कर दो। 0 है तो आपकी मर्जी, एक्सेप्ट करो या आपको देखना है मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें ऐसे करते हैं, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख है, ये तो आउटफ्लो हो गया, छोड़ दो। नेट इनफ्लो क्या है? 55,000, दूसरे साल 80, फिर 15,000। अब पता क्या, देखो बेटे, आप चाहते तो कैलकुलेटर में जीटी का फॉर्मूला लगा सकते थे, अगर इनफ्लो हर साल सेम होता। इनफ्लो क्या हर साल अलग, तो मुझे अलग अलग लगाना पड़ेगा। जैसे पहले साल 55,000 आ रहा है, 10% पे कैलकुलेटर निकालिए, 1 डिवाइड बाय 1.10 करो, कितना आता है? लिख दिया? एक बार और दबा दो, कितना आ गया? लिख दिया? तीसरा 0.7। देखो जीटी क्यों नहीं किया? क्योंकि सेम अमाउंट। अगर हर साल 50 होता फिर मैं जीटी कर देता। ये मैंने टोटल कर लिया, कितना गया? 1,27,800। जा कितना रहा है? 1 लाख। 1 लाख जाके 1,27,840 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा। कर लूं एक्सेप्ट या ना करूं? एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये आपने ध्यान रखना है। अगेन मैं वही बात कह रहा हूं, क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है या? अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो बेटे आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। आपको ध्यान से करना है। कैसे करना है? ठीक है? इस चैप्टर, मैं तो कहता हूं इस चैप्टर के बिना पेपर ही पूरा नहीं होता। जैसे स्टैट्स में सेंटर टेंडेंसी इंपॉर्टेंट है ना, मैथ में ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर का आ जाता है एक क्वेश्चन।
अब कहोगे सर कम आ गया, 12 13 14 तो आएंगे, इतना 13 से नीचे नहीं जाएगा जनरली, ठीक है। तो इस चैप्टर को करते हैं यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी। चलिए बच्चों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा आसान सा चैप्टर शुरू करें। इक्वेशन क्या करें बच्चों? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इक्वालिटी की, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है? जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 2x इज इक्वल टू 8, ये तो इक्वेशन है। सर हमने करना क्या होता है? हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, x की। अगर आपको गिवन है 2x इज इक्वल टू 8, तो क्या आप x इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 बोल सकते हैं? यस। एक बात ना, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इक्वेशन ना खाली इक्वेशन के चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है, हर एक चैप्टर के लिए। आप मीन से लेकर मीडियन से लेकर टीवीएम तक आप कहीं ना कहीं इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। इवन इकोनॉमिक्स में भी प्रयोग किया जाता है इक्वेशन का, अगर आपने देखा हो तो, राइट। तो इक्वेशन को खाली इक्वेशन के चैप्टर के लिए ना पढ़िए, अदरवाइज भी पढ़िए अच्छे से। अब देखिए पहले बेसिक कंसेप्ट, एक होती है डिग्री। क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, पावर समझते हैं इंडिसेस। अगर 2 की पावर, मान लो x की पावर 5 है, तो वो डिग्री है, वो क्या है समझिए। इक्वेशन है 2x + 7, वेरिएबल कौन सा है इसमें? x। मैंने आपको बताऊंगा, देखो इसमें 7 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। x की वैल्यू क्या है सर? कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं वो क्या है? 1। क्या है? एक है x² + 2x + 5। अब आपको सर इसमें x की वैल्यू 1 भी है और 2 भी है, मैंने बोला हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट क्या है? 2। x की पावर 4 + x की पावर 3 + x की पावर 2 एंड सो ऑन, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? तो डिग्री क्या है? 5। देखिए एक होता है वेरिएबल x, जनरली लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा वहां पे y भी हो सकता है। एक होता है कांस्टेंट 7 सॉरी। एक होता है कोएफिशिएंट, जो x या y के साथ वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। मान लो 2x + 7 = 0 है, तो मैं क्या बोलता हूं? 2 मेरा कोफिशिएंट है, x मेरा वेरिएबल है और 7 मेरा कांस्टेंट है। अब ना एक ना शब्द आता है एग्जाम में, सॉल्यूशंस निकालना। क्या निकालना? सॉल्यूशन या रूट। जब ना पहली बार बच्चा क्वेश्चन करता है ना, बच्चा के सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, वो भी वही रूट है। x की जो भी आप वैल्यू निकालते हो ना, वही रूट है, वही सॉल्यूशन है। जिस वैल्यू से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाता है बच्चे? जैसे क्वेश्चन दो आपको, 2x - 6 = 8, सॉल्यूशन निकालना तो x की वैल्यू निकालनी होगी बेटे। 2x = 8 + 14, x = 14 / 2। This 7 is known as solution or value or roots or roots। करें स्टार्ट। सबसे पहले आती है सिंपल लीनियर इक्वेशन, जिसे हम सिंगल वेरिएबल कहते हैं। सिंगल वेरिएबल का मतलब x ही होगा, y नहीं होगा, ठीक है। और सिंपल लीनियर है मतलब वैल्यू क्या होगी? डिग्री की 1। और इवन इनफैक्ट इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? मतलब जब भी सिंपल लीनियर इक्वेशन आएगी x की एक ही वैल्यू आएगी। सर क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाऊंगा आगे, जहां पर x की एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। सिंपल लीनियर में डिग्री भी 1 है, वैल्यू भी 1 है, सॉल्यूशन भी। देखिए 2x + 5 = 9, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? क्या 2 के अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं, देयर इज नो अदर चांस। सर ये दो टाइप के होते हैं पेपर में जो आते हैं, एक होते हैं रूट्स वाले मतलब सॉल्यूशन वाले, एक होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले। सॉल्यूशन में क्या होता है? इक्वेशन की बिना चुपचाप x की वैल्यू निकाल दो, इससे आसान कुछ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उससे आपको आंसर निकालना। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको, देखो बच्चे 7x + 1 = 5x - निकालना आता है। देखो वैसे बड़ी बेसिक बात है, बता देता हूं। x की वैल्यू निकालनी है, उसको लेफ्ट हैंड ले जाओ, बाकी सारे राइट ले जाओ। और एक सिंपल फंडा याद है आपको, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। और देखो अपना बच्चा कहते, एक बच्चे ने मेरे से कहा सर मैं राइट हैंड पे ले आके x की वैल्यू निकाल सकते हो। बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है ना, वैल्यू जो निकालनी होती है हम लेफ्ट पे रखते हैं, जो वैल्यू आती है उसको राइट पे रखते हैं, जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है? इसको ना करने का एक और तरीका है हिट एंड ट्रायल। क्या है? आपने कहा हम तो लेफ्ट राइट नहीं लेके जाते, चुपचाप एक्स में वैल्यू पुट कर दीजिए ऑप्शन उठा के। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल होगी तो आपका क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई कर सकते हो। वैसे मेरे को होता है सिंपल लीनियर में भी कोई लगाता होगा हिट एंड ट्रायल, बट आप लगा सकते। हिट एंड ट्रायल समझ आ रहा है? ऑप्शन उठाओ, एक्स की जगह वैल्यू पुट करो, चेक करिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होना चाहिए। धन्यवाद। तरीके होती है वर्ड प्रॉब्लम, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ड प्रॉब्लम लिखा होना चाहिए बेटे, अगर नहीं लिखा तो। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि ना आपको एक कुछ इक्वेशन बनाने के लिए डेटा दिया होता है। जैसे आपसे पूछा गया
सम ऑफ टू नंबर इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2, आपको निकालना है। अब देखो कुछ बच्चे ना इसको टू वेरिएबल एक्स वाई पे भी जा सकते हैं, मैं पहले बनाना सिखा रहा हूं। अगर पहला नंबर एक्स है, दोनों का सम क्या है, तो दूसरा नंबर क्या, 52 माइनस 2 नंबर आगे। अब बोला इनका ना डिफरेंस जो है ना 2 है, तो पुट कर दो x माइनस 52 माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27। अगर पहली वैल्यू 27 है, दूसरी क्या थी 52 माइनस एक्स, वो क्या आएगी 25, राइट। हिट एंड ट्रायल तो जिंदाबाद, वो तो कभी भी लगाया जा सकता है। मैंने एक्स वाई वाला बताऊंगा, वहां उसको भी यूज कर सकता है। मान लो इसको वाई मान लेते, तो आप एक्स प्लस वाई बना लेते, एक एक्स माइनस वाई बना लेते, वो भी कर सकते हो। बट ये आसान है, ये आसान है, कर पाओगे। एक होती है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब ना एक्स अकेला फील कर रहा था, हमने वाई को बुला लिया, एक्स के साथ कौन आ गया, एग्जांपल देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या, इसमें x की भी वैल्यू निकालनी है और y की भी। सर निकालें कैसे, देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली ना कभी अकेली नहीं आती, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आती है, मतलब दो इक्वेशन आती है। कितनी आती है, जैसे मान लो एक आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, दूसरी आ गई 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, आपको पहले x की निकालनी है या y में से किसी एक की निकालनी है, फिर आप किसी भी एक में पुट कर दो कि दूसरी भी निकल कर आ जाएगी। क्या तरीके है, पहला तो है सब्स्टिट्यूशन। आपको 3x माइनस वाई गिवन है, आपने कोई भी एक लेट से y निकाल लो, y निकाल लिया आपने, इसको उठा के पहले में या दूसरे में पुट कर दो, आपका आंसर निकल के देखो, जिसको कन्वर्ट करोगे दूसरे में पुट कर दोगे, आपका x निकल के आ जाएगा, x निकल गया तो y निकाल सकते हो। यस और नो, क्या मतलब है सब्स्टिट्यूशन का, x और y में से एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में पुट कर दो। सर एक होता है बड़ा अच्छा, नो सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हम क्या करते हैं, हम ना दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखते हैं और x या y में से किसी एक को इक्वल कर देते हैं, प्लस माइनस करके उसको हटा देते हैं। अब सर इक्वल ना हो तो इक्वल कर लीजिए, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 3x माइनस 4y है और y माइनस 2x है, मैंने कहा y उड़ाते हैं। अब एक जगह पे y 4 है, एक जगह पे y 2 है, तो 2 वाले पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से 4 गया बच्चे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6, अब पुट कर दोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। आपकी ये भी इच्छा नहीं तो जिंदाबाद, हिट एंड ट्रायल, बात ही खत्म, पुट करो निकाल लो। बट मेरा मानना है, मैं जो पर्सनली फील करता हूं, इतने सालों में मैंने देखा है, शायद बच्चे एलिमिनेशन ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें आंसर स्पेसिफिकली करेक्ट आता है। हिट एंड ट्रायल कई बार थोड़ा सा आंसर को गड़बड़ा देता है, बट आप कर सकते हो। अल्टीमेटली हमें देखो एमसीक्यू का मेन फंडा क्या है, आंसर चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए। बच्चा कहता है हाँ मैं साथ वाले से पूछ के भी कर सकता हूं, वो भी हिट एंड ट्रायल ही है ना, बाय हुक बाय क्रुक। चले, एक होती है 3 वेरिएबल वाली जिसपे क्वेश्चन नहीं आता, बट हो सकती है जहां पे एक्स वाई और जेड हो सकता है। सर इसमें भी दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला सिंपल जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन हिट एंड ट्रायल से, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। कौन सा, ऊपर वाला क्वेश्चन याद है, एक था x, मतलब एक था दोनों का सम था 52 और डिफरेंस है 2, हमने मान लिया लेफ्ट फर्स्ट इज x सेकंड इज, ये कर सकता हूं। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 52, दूसरी बन गई x माइनस वाई इक्वल टू, क्या निकाल पाओगे, ये उससे भी आसान है, अगर आप देखोगे तो उससे भी आसान है ये, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे एक और इक्वेशन देता हूं, जो एग्जांपल नोटबुक में लिखे हैं बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द कॉस्ट ऑफ 2 oranges and 3 apple is 28, the cost of 1 apple is double, then cost of 3 oranges is 5, apple and 5 apple is rupees 75। आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल। ऑरेंज को मान लेते हैं कॉस्ट को x, एप्पल को क्या मान लेते हैं, 2 ऑरेंज और 3 एप्पल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 28। और क्या बोला गया, एप्पल की कॉस्ट डबल कर दीजिए, एप्पल की कॉस्ट डबल कर दी तो एप्पल 5 हो गए और ऑरेंज 3 हो गए, तो 3x प्लस 10 कर दूंगा। 10 क्यों, एप्पल मेरा y था, 5 एप्पल है, उसकी कॉस्ट डबल करनी है तो 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसके बाद तो आप सोल्व कर ही लोगे, यस और नो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दिस इज वर्ड प्रॉब्लम, दिस इज वर्ड प्रॉब्लम। सिंगल वेरिएबल का फॉर्मेट बता रहा हूं जस्ट फॉर द रेफरेंस, होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और डबल वाली का होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो x के साथ a है वो x का कोफिशिएंट है, जो y के साथ b है वो y का कोफिशिएंट। ये पेपर में आएगी जो मैं अब कराने वाला हूं। कितने क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में से, 3 4 5 कुछ भी आते हैं, अगर 4 आएंगे तो 2 क्वाड्रेटिक पे आएंगे, एक क्यूबिक पे आएगा और एक लीनियर पे आएगा। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जहां पर डिग्री क्या है और सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन भी 2 है, यही तो समस्या है। सॉल्यूशन भी क्या है, जनरली एक को मैं अल्फा मान लेता हूं, एक को मैं बीटा मान लेता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, कर पाते हैं? हमारे देखो पहले तो ए क्या है, या ये बड़ा जरूरी है, ए क्या है 1, जिसमें क्वेश्चन का 1 है, बी क्या है माइनस का 5, और सी क्या है? सर एबीसी क्यों निकाल रहे हो, मैं रूट्स में इसका प्रयोग करने वाला हूं। देखिए इसको सोल्व करने की, देखिए पहले तो स्प्लिटिंग मेथड जो बचपन से करते हैं, याद है कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? देखिए मुझे ना कुछ भी ना, मुझे क्या करना है, मुझे ना ऐसा नंबर चाहिए जिसको एडलेस करने पे बी आए और उसको मल्टीप्लाई करने पे ए सी आए। क्या है? तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 x माइनस 3, तो बन गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 3 2, तो 3 मेरा पहला रूट है दैट इज अल्फा, 2 मेरा सेकंड रूट है दैट इज बीटा। क्लियर है? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है? माइनस नहीं, माइनस ऑलवेज यस, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, ये जो बी ये 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4, इसको डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? अरे प्लस माइनस का मतलब क्या, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, तो प्लस वाला अल्फा मान लो, माइनस वाला बीटा। ये भी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको मैंने देखो, अगर आप लोगों ने लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो नोट से लेना, ठीक है? देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ही था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 5, सी क्या है, पुट किया, मेरा आंसर क्या आ गया 3 और 2। क्या मैच कर सकते हैं? ऊपर क्या था, सेम था सर। तो स्प्लिटिंग लगाओ या डिस्क्रिमिनेंट आपकी श्रद्धा है। बच्चे करें तो तीसरा लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल लगा लो भाई, ये भी लगा सकते हो। ये तो ना हिट एंड ट्रायल जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। वो कहते नहीं अशरफ अली को, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद, तो हिट एंड ट्रायल हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पुट कर लीजिए, दोनों साइड इक्वल है, चुपचाप आंसर निकाल लीजिए। बट मेरा मानना है जिन बच्चों को प्रैक्टिस होती है ना अच्छी, उनका सबसे फास्टेस्ट स्पीडिंग से निकलता है। बट के इक्वेशन बड़ी मुश्किल आ गई, स्पीडिंग से नहीं हो रही, फिर चुपचाप हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए, ठीक है? अब सर आपने कहा दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। अब रूट्स के ना फॉर्मुलेज हैं, रूट्स के मतलब रूट्स के नहीं है फॉर्मूले, रूट्स के सम और प्रोडक्ट के हैं। जैसे आपसे पूछा जाए सम ऑफ रूट्स, क्या पूछा जाए? दैट मीन अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए। आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या है? सी बाय। तो इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो सर, अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 6। ये बच्चे हो गया सम, ये हो गया। अब ना एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, आपको ना सम और प्रोडक्ट दिया होता है, कहते इक्वेशन बनाओ। अभी तक आप इक्वेशन से रूट्स निकाल रहे थे, अब रूट से इक्वेशन अल्फा और बीटा दे दिया मैंने आपको, बना सकते हो। यस, फॉर्मूला सर उसका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंपल भाषा में बोले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है बात? बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन देखो, अल्फा 15 बीटा 13, बना लोगे? ऐड करो क्या गया 28, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स मल्टीप्लाई करो 195, मतलब रिवर्सल है। अभी तक आप रूट्स निकालते थे, अब आप रूट से इक्वेशन निकालो। है बात बच्चे यहां तक? चलिए अब डी पढ़ा, देखो डी अलग से बताया गया तो इंपॉर्टेंट होगा ना, लिख लो इसके पीछे। आपसे पूछते रूट्स रियल है, रैशनल है, इरेशनल है, वो सारी बातें आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4। अगर डी की वैल्यू 0 से कम है, डी की वैल्यू 0 से, तो वी कैन से रूट्स आर इमेजिनरी। आंसर क्या आ गया? इमेजिनरी। क्या आ गया? अगर डी आ गया 0, एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट, तो रूट्स रियल है और इक्वल है, रियल है और, अब डी आया 0 से ज्यादा, तो रूट्स रियल है और अनइक्वल है, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है? तो रूट रियल तो है मगर अनइक्वल है और रैशनल है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर, तो रियल तो है बट अनइक्वल और, लॉजिक समझना, रियल और अनइक्वल तो होगी 0 से ज्यादा में, चेक करने की वो रैशनल है या इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 36, 25, जो डेसिमल्स में ना बने, डेसिमल्स में। क्लियर हो रही है बात बच्चे? चलिए अब सर एक और इक्वेशन आती है हमारे पास, क्यूबिक। क्यूबिक जिसकी डिग्री क्या है? 3, बट इसके रूट्स भी क्या है? इसको तो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बोलते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे ना
टाइम बचाने के लिए बच्चे को मैं खुद पर्सनली सजेस्ट करता हूं हिट एंड रन। इसके भी मेथड है, इसमें आपको ना स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, कॉमन लेने पड़ेंगे, बहुत लंबा समय जाएगा। इसको तो हमने किससे सॉल्व करना है? ठीक है बेटे, चलिए। अच्छा, इसका अगर अगर बाय चांस पेपर में आ जाए, इसके 3 रूट होंगे ना हिसाब से, अल्फा बीटा और गामा। इसने फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, आते नहीं है, देख लेते हैं। अगर सम की बात करें तो माइनस बी बाय ए, सर सेम है। तो प्रोडक्ट की बात करें तो माइनस डी बाय सी, गायब हो गया, प्रोडक्ट में क्या आ गया? डी। और तीनों के प्रोडक्ट की बात करें तो सी बाय ए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ये बना सकते हो आप, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, बाय चांस आ जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। कर पाओगे? चलिए, ये बच्चों लास्ट में एक बार समरी सारी बता रखी है दोबारा। जैसे लीनियर की बात करें 2 3 वाली, देखो क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सॉरी क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर प्योर की बात करें तो एक्स गायब हो जाएगा। ऐसे क्वाड्रेटिक में अगर मैं बात करूं बेटे, क्वाड्रेटिक की बात करें अगर हम, इसकी प्योर फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाली, अदरवाइज खाली सी आ जाएगा, बीच वाले गायब हो जाएंगे, ठीक है बेटे। बेटे प्योर फॉर्म में खाली मेन डिग्री वाला आता है, बाकी नहीं आते, सिंपल बात याद रखना, ठीक है। डन है। इक्वेशन को अच्छे से कीजिएगा, हर चैप्टर में इसका प्रयोग किया था ऑलमोस्ट। तो चैप्टर करते हैं बच्चे यहां पर। जय श्री राम, जय माता दी। चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर सर इनइक्वालिटी क्या होती है? लीनियर की बात तो बाद में कर लेंगे। इनइक्वालिटी होता है, देखो आपको इक्वेशन याद है, इक्वेशन जहां पर दोनों साइड इक्वल होती हैं। इनइक्वालिटी जहां पर दोनों साइड इक्वल, मतलब क्या कह रहे हो सर? स्टेटमेंट जहां पर ना क्वांटिटी अनइक्वल है बट रिलेशन है उनमें, क्या है? एक रिलेशन। ये जनरली बिजनेस में सप्लाई डिमांड पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। देखो एक सिंपल बात बताओ, जहां पर भी ना ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लगा होता है, कांस्टेंट आ जाता है, रुकावटें, कुछ लिमिटेशन, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन, पढ़ा था आपने इक्वेशन में। बट जो वेरिएबल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई बोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें रेंज आती है क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन वाला काम यहां पर शुरू हो जाता है। और कोई भी लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी है ना, लीनियर इक्वेशन में साइन क्या था? इक्वल का। अगर उसमें इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो बन जाएगी लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर तो मतलब एटलीस्ट बच्चा खुश है ना, यहां पे लीनियर ही है, यहां पे क्वाड्रेटिक क्यूबिक वाला इशू नहीं है। चलिए, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन कांस्टेंट, ठीक है बेटे। अब लिमिटेशन साइन समझते हैं आप? इफ आई एम राइटिंग ग्रेटर देन 5, दैट मींस 6 7 8 अप टू n तक। इफ आई एम सेइंग लेस देन 5, 4 3 2 1 0 तक। क्या पता माइनस में भी जाए, माइनस में भी तो जा सकता है ना। तो समझना इन बातों को। एक होता है खाली वन वेरिएबल वाला, अब इसको ना बनाना सीखना है। अब सर पेपर में बनाना होता है, पेपर में ना बनाना नहीं होता, पेपर में ना बना हुआ शेडेड रीजन होता है, आपको बताना होता है वैल्यू क्या है। तो आपको वैल्यू बनानी सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर आपको गिवन है, पहले एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। ये 0 है बेटे, इधर माइनस इधर प्लस, यही होता है। अगर आपको बोला जाए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, तो आप ना राइट में शेड करेंगे। कहां करेंगे? बट 0 से हल्का सा दूर, बिकॉज ग्रेटर देन 0 है। और आपको बोल जाए लेस देन 0, तो आप लेफ्ट साइड करेंगे। कहां करेंगे? सर लेफ्ट मतलब 0 से कम क्या? माइनस ही होगा ना, तो माइनस साइड। कौन साइड? सर अगर बोला जाए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो राइट में करेंगे, मगर 0 से यहां से। और अगर 0 से कम है तो 0 से लेफ्ट। मतलब सिंपल लॉजिक समझे? एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो राइट में जाना है, लेस देन 0 है तो लेफ्ट में। 0 इक्वल है तो 0 से जाना, नहीं तो 0 के बाद से। ये समझ आ गई बात? यस और नो? आई नहीं आई? ऐसे कैसे नहीं आती है? मैं कहा कह रहा है हाँ, हाँ तो ऐसे होता है बेटे, ठीक है। सर अगर वाई में जाए तो वाई में लेफ्ट राइट नहीं होगा, वाई में ऊपर नीचे होगा। वाई में क्या होगा? जैसे वाई देखिए, वाई बना देते एक बढ़िया सा, फिर इकट्ठे वाला बताएंगे। एग्जाम में तो ऑब्वियसली इकट्ठा आना है ना। ये वाई आपकी, ये 0 1 2 3 4, ये क्या है? -1 -2, इस तरीके से। अगर आपको बोला जाए वाई की, इसको एक्स भी एक्स ड्रॉ करता हूं साथ में बेटे, ठीक है बड़ी। अगर आपको बोला जाए वाई की वैल्यू ग्रेटर देन
0 है तो कहां जाएगा सर ये? ऊपर, इधर भी, इधर कहीं भी जा सकता है। लेस देन 0 है तो नीचे जाएगा। समझ रहे बात? वहां पर लेफ्ट राइट था, यहां पे ऊपर। वही फंडा, अगर 0 भी है तो 0 से जोड़ेंगे, नहीं तो 0 के बाद से कर देंगे। सर आती तो पेपर में 2 वेरिएबल है। यस 2 वेरिएबल आती है, एक्स और वाई। अब समझना, अब कहानी समझना। अगर आपको बोला जाए x is 0 and y is also 0, सुनो ध्यान से, x is 0 y is equal to, x 0 है तो राइट में जाएंगे, y 0 है तो ऊपर जाएंगे, तो यानी कि ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। देख पा रहे हो? इसका एग्जांपल मैंने बनाया था, दिखाऊं तुम्हें कहीं बनाया था? शेडिंग की थी हमने शायद, इसी में की थी क्या? अच्छा मान लो y 0 होता खाली, तो आप शायद इधर भी ले आते ना, बट आपको ऑलरेडी बता रखा है x भी ग्रेटर देन 0 तो इधर जाएंगे। एक आपको तो बताना है, आपके ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? फर्स्ट कौन सा होता है? ये वाला कौन सा? सेकंड? मैं तो आप बता रहे, मैं कुछ कह नहीं रहा। थर्ड? फिर ये कौन सा है? यही है। कंफर्म बात है, देख लो, चेंज नहीं करना। अब समझना मेरा क्वेश्चन, समझना। आप मुझे ना खाली क्वाड्रेंट की फॉर्म में जवाब देना, ठीक है? अगर x भी 0 है, y भी 0 है ग्रेटर देन, तो कहां जाएगा? x ग्रेटर देन 0 है बट y लेस देन 0 है, फोर्थ में। समझ रहे हो? राइट में जाएंगे बेटे, देखो राइट में जाएंगे बगैर नीचे की तरफ जाएंगे, कहां जाएंगे? x और y दोनों लेस देन 0 है तो थर्ड में, और x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 बट x लेस देन 0 तो, याद रखना इक्वेशन में, ठीक है बेटे बात? तो सिंपल रूल आ गया अपने को, x में राइट लेफ्ट, y में अप डाउन, है ना? चलिए अब एक बार समझते सर करना क्या होता है। देखो सोल्व कैसे होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 2 वेरिएबल की बात हो रही है। आपको ना पहले बच्चे एक बार ना इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस कर देना है। इनइक्वालिटी की जगह क्या लगा देंगे? इक्वल। अब ना कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या निकालिए? कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? एक बार x0 डाल दो, एक बार y0 डाल दो। अब उनको ज्वाइन कर दीजिए और फिर शेडिंग जाइए। शेडिंग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए एक बार, ठीक है? मान लो 3x प्लस y लेस देन 6, इसको इक्वल डाल दूं। x0 डाला, y की वैल्यू क्या आ गई? 1 0 सॉरी, और y0 डाला, x की वैल्यू क्या आ गई? क्या बात कर रहे हो यार, उल्टा कर रहे हो तुम भाई। 6 है, 6 सॉरी, बनाते रुकिए। आप ना पहले इसको नॉर्मल लिख लो, इज इक्वल टू 6, ठीक है? x0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई? y0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई? तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x, y की फॉर्म में, x, y। पहला बन गया 0 6, दूसरा बन गया, उल्टा ना कर देना, पहले x आएगा फिर। अब डायग्राम में देखो, 0 6, सर x हो गया 0, y हो गया 6, ये बन गया यहां पे, यस। और एक बार 2 और 0, ये बन गया। इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दी, स्ट्रेट लाइन से बना लोगे। शेडिंग कैसे करोगे? शेडिंग क्या करोगे अब? देखिए अब शेडिंग के लिए क्या, देखिए आप 3x प्लस वाई लेस देन था ना, x का कौन सा साइन है? लेस देन। y का भी कौन सा है? समझ रहे बात को? अब कोई सर सेम ही होगा, सेम नहीं होता। जैसे मान लो ऐसे गिवन होता 3x इज इक्वल टू 6, 3x इज लेस देन 6 प्लस y, तो y का तो ग्रेटर देन हो जाता ना यहाँ पे। इन दोनों में दोनों का क्या लेस देन? अगर दोनों का लेस देन है तो लेफ्ट में जाएंगे और नीचे जाएंगे, यस और नो? तो शेडिंग हो जाएगी यहां पर, राइट? इस तरीके से। समझ रहे बात को? साइंस देखिए, क्या देखिए? x के आगे लेस देन है तो नीचे या लेफ्ट, लेफ्ट, और y के आगे लेस देन है तो नीचे। इस तरीके से आप जाएंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए, अगला देख लीजिए आप, अगला समझेंगे आप। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं पहले, 0 2 और -2 0 बना लिया हमने ये। अब इक्वेशन को देखिए, x के आगे क्या है, y के आगे क्या है? x के आगे लेस देन है, y के आगे ग्रेटर है बेटे, y माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहां कहानी समझो, प्लस के आगे साइन देखना है, y माइनस में है ना, इसको y को मैं उधर नहीं जाऊंगा ऐसे करके, तो y के आगे ग्रेटर है। अब मेरे को बताओ, x के आगे लेस देन है, y के आगे, तो कैसे बनेगा डायग्राम? x के आगे लेस देन मतलब लेफ्ट, y के ग्रेटर मतलब ऊपर, तो लेफ्ट से ऊपर, ये हो जाएगी शेडिंग। देख रहे हो आप? दिस इज योर शेडिंग। समझ रहे हो बात, यस और नो? ये थोड़ी कि तुम सोचो माइनस में, फिर तो हमेशा ही सेम आएगा आंसर। आपको देखना है, अगर y माइनस में है या x माइनस में, तो दूसरी साइड लेकर जाइए, दूसरी साइड लेकर
अब एग्जाम में शेडिंग करनी तो आती नहीं है, एग्जाम में शेडिंग बनी होती है, आपको एरिया बताना होता है। तो पहले इक्वल पुट कीजिए, कोऑर्डिनेट्स बनाकर लाइन बना लीजिए, फिर शेडिंग कर दीजिए। शेडिंग के रूल है लेफ्ट राइट और अप डाउन। डन है बात? अब सर पेपर में ना शेडिंग कम आती है, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आती है। आपसे ना डायग्रामेटिकली नहीं, बट इनइक्वालिटी मैथमेटिकली क्रिएट करवाई जाती है, उसके लिए समझना पड़ता है आपको। देखिए, आपको बोला जाए हम एक्स इंप्लॉइज एक्सपीरियंस वाले रिक्रूट करना चाहते हैं और फ्रेश करना चाहते हैं वाई, और टोटल हम कर सकते हैं 9, और दोनों कर रहे हैं दोनों। अब सिंपल बात समझिए, दोनों कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, यस और नो? वाई की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, यस और नो? क्वेश्चन ने कहा है दोनों, दोनों नहीं बोले तो इक्वल लगा देंगे, 0 भी हो सकती है ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है 0 से ज्यादा तो 0 से ज्यादा, अदरवाइज इक्वल भी हो सकती है। और बोला कि मैक्सिमम कितने करने हैं, यू कांट एम्प्लॉय मोर देन 9, मैक्सिमम हो गए। नो कर सकते हो या नो से कम करोगे? सर नो कर सकते हो, नो से ज्यादा। मैक्सिमम का साइन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। क्या होता है? तो एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू। इस तरीके से आप बनाएंगे, समझ रहे हो बात को? अच्छा, क्वेश्चन कहता है कम से कम 9 बंदे करने हैं, कम से कम 9 बंदे, तो आप क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्वेश्चन कह दे कि 0 तो नहीं रहेगा, सारे कम से कम 0 से ऊपर करने, मतलब 1 2 तो होने चाहिए, तो मैं दोनों एक्स भी 0 कर देता है, ग्रेटर देन वाई भी क्या करता, ग्रेटर देन। समझ रहे हो? When I'm saying x then equal x is greater than equal to 0, तो मैं 0 को ही मान रहा हूं, तो लेस देन समझना, ये तो मैंने साइन बना रखे हैं यहाँ पे, दोबारा सुन लीजिए। अगर मैक्सिमम कांस्टेंट लगा दिया तो लेस देन इक्वल टू 0, मिनिमम एटलीस्ट लगा दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे बात को? अच्छा, ये था वो एग्जांपल मैं ढूंढ रहा था ना, कहां क्वाड्रेंट है, पहले दिखा नहीं, अब दिख गया, अब तो हमने कर लिया, सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, फॉर्म वाला सेम आ गया, ये भी क्वेश्चन करें एक बार। ये मिस्टर राम के पास ना पॉकेट मनी है 100 रुपए की, कितनी है? उसको एक्स बर्गर्स खरीदने हैं और वाई कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बताओगे मुझे? एक्स इज 100 रुपए मैक्सिमम, हम इतना खर्चा करेंगे। अब अलग अलग क्या बनाओगे, एक्सिस? देखो उसने कहा है दोनों खरीदने हैं, तो दोनों 0 नहीं होंगे ना, दोनों 0 से ज्यादा होंगे। अगर कुछ नहीं कहे, देखो अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो क्या पता खाली बर्गर ले ले वो, तो उसमें इक्वल टू लगा देंगे, साथ में क्या लगा देंगे, इक्वल, राइट, इस तरीके से। ठीक है? अच्छा, एक ना क्वेश्चन एक बार आता है एग्जाम में, बड़ा सिंपल, बच्चों उसमें कंफ्यूज हो जाता है। मान लो ऐसे गिवन है 2x इज ग्रेटर देन 8, क्या इसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, नॉर्मल जैसे आप निकालते हो 8/2 4 आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 4। ये इक्वेशन वाला रूल यहां पर भी है। बच्चा की बार सोचता है कि उधर नहीं लेके जा सकते हो, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज वो माइनस वाले में साइन चेंज होता है। मान लो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो आप इसको 8 को इधर ले आइए, या ऐसे मतलब इस तरीके से आप उसको घुमा दीजिए माइनस का, जैसे हम y को उधर ले गए थे ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x, यहां पे 4 आ जाएगा, साइन मैंने वहां ले जाया। देखो सिंपल फंडा है, चाहे इक्वेशन हो चाहे इनइक्वालिटी, जब आप लेफ्ट से राइट में जाओगे साइन चेंज कर दोगे, वहां पर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। समझ रहे बात को? धन्यवाद। दिस इज योर इनइक्वालिटी। कितने क्वेश्चन आते हैं? पहले एक आता था, अब 2 आने लग गए, अब 2 आते हैं, अब 2 आते हैं। कई बार एक बार मैंने देखा था 3 भी आ गए थे, बट मुश्किल नहीं आते। देखो प्रॉब्लम क्या ना, छोटे छोटे बड़े सारे चैप्टर हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, जिसको आप इग्नोर करोगे वही आपको परेशान करेगा। क्वेश्चन की बात, बंदों की बात नहीं कर रहा, एग्जाम की बात कर रहा हूं। ठीक है? तो इसको अच्छे से कीजिए, यहीं पर करते हैं इसको समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी। चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड। देखिए इस चैप्टर में ना बड़ी बेसिक बातें, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, अरेंजमेंट, दैट इज परमुटेशन। ठीक है? पहले एक चर्चा करते हैं फैक्टोरियल। याद है सबको फैक्टोरियल? अगर लिखा है कुछ भी फैक्टोरियल तो आप उसको लास्ट 1 तक मल्टीप्लाई करके जाते हैं। जैसे 6 एक फैक्टोरियल है तो बेटे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं? यस, ओनली व्हेन बोथ आर सेम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 करके 2 नहीं निकाल सकते आंसर। आपको नीचे 3 दिख रहा है तो आप ऊपर वाले को 3 तक लेके जाओ, ये हमेशा याद रखना। आपको ना हर एक को 1 तक ले आने की जरूरत नहीं है। आप डिनोमिनेटर में देख लो क्या वैल्यू है फैक्टोरियल में।
आप न्यूमिनेटर को वहीं तक रिड्यूस करके आपस में क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। जैसे मैंने 6 को क्या कर दिया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कट गया, यस। क्या फैक्टोरियल आपस में ऐड हो सकते हैं? नो। माइनस हो सकते हैं? नो। अब मैं बात करता हूं कंबिनेशन की। देखो है परमोटेशन, कंबिनेशन, पहले मैं पढ़ाऊंगा कंबिनेशन। कंबिनेशन लिटरली मींस सिलेक्शन। आपको जब कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है, क्वेश्चन आ जाएगा बॉल सेलेक्ट करनी है, फ्रूट सेलेक्ट करना है, बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कंबिनेशन। क्या लगाएंगे? जैसे एग्जांपल लीजिए, 3 आइटम एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, यू हैव टू सेलेक्ट 2, कितने कंबिनेशन बन जाएंगे ना? उसका एक शॉर्टकट है 3C2। क्या है? 3C2 को सोल्व करेंगे, क्या आएगा? अब फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला ये है, एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस, समझ रहे हैं? सिलेक्शन, कंबिनेशन। मान लो 3C2 को सोल्व करें तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू, तो आंसर 3 आएगा इसका। तो खैर आसान सा था ये, तो छोटा था ना, इसको तो नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते थे। तो एनसीआर का फॉर्मूला बेटे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस, ठीक है। अब सर एक होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? देखिए अरेंजमेंट के लिए ना पहले सिलेक्शन जरूरी है। जैसे क्वेश्चन से समझाऊं आपको, तो इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट कैन बी अवॉर्डेड विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज। देखो पहले सेलेक्ट करना है 3 बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, फिर उनको अरेंज करना कि पहला किसका, सेकंड किसका, थर्ड किसका। सर सिलेक्शन तो में आता है, कितने बच्चे टोटल? 10, 10C3 आपका सिलेक्शन हो गया। सर अरेंजमेंट के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं r फैक्टोरियल से, कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। समझ रहे? नया फॉर्मूला आ गया सर, NCR इंटू, और आपको याद होगा आगे जब क्वेश्चन आता है, जब n और r बराबर होते हैं तो हम खाली आंसर यही निकालते हैं, r फैक्टोरियल। याद है? मान लो 10 के 10 बच्चे सेलेक्ट करने, अरेंज करने, तो आप 10C10, NCN 1 होता है। क्या होता है? 1। ये देखिए ये सिलेक्शन हो गया, ये बेटे अरेंजमेंट हो गया। अब सर ये पता क्या चलेगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज से। आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी, देखना है वो सिलेक्शन मांग रहा है या अरेंजमेंट मांग रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड, ये तो क्लियरली सिलेक्ट है आउट ऑफ 10, तो क्या होगा? 10C3। इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5, 5C3। इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट कैन बी अरेंज्ड, ये क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट। तो क्या बन जाएगा? 5C3 इंटू 3। ये फॉर्मूला आ गया बेटे, अरेंजमेंट इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, सिलेक्शन इज इक्वल टू एनसी। हो पाएगा? सर हमारा चैप्टर तो परमोटेशन था, वो तो बताओ। परमोटेशन होता है एनपीआर। क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इंटू डिवाइड बाय n माइनस, ये अरेंजमेंट ही है। आप अरेंजमेंट को सोल्व कीजिए, यही बन जाएगा। अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट होता है सर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है। इसको सोल्व करें, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r इंटू n माइनस r इंटू r, ये r से r कट गया, बचा क्या? n डिवाइड बाय n माइनस। तो दिस इज योर परमोटेशन, दिस इज योर, ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमें ना समझ आता है आसानी से, मेरा ऐसा मानना है। तो है वो वही बात, आप एनपीआर लगाओ या सीधा कॉम्बिनेशन लगाओ, आपका आंसर हमेशा बच्चे क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखिए, when Mr. X arrives in India, he has 10 places to visit, but he can only visit 7 places. अब बताओ how to select 7 places? 10C7. How to arrange the full journey? 10C7 into 7 factorial. इस तरीके से आप बेटे कर सकते हैं। In how many ways, इंपॉर्टेंट आ गया, 5 letter can be selected from the word square. स्क्वायर में कितने? 6, SQUARE, 5 सेलेक्ट करने, तो 6C5. How many ways 5 letter can be formed? अब फॉर्म भी तो अरेंजमेंट है ना, फॉर्म करना मतलब अरेंज करना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 6C5 इंटू 5। वेरी गुड, ठीक है। बात करते हैं बच्चे एक स्पेशल टाइप की, रिस्ट्रिक्टिव अरेंजमेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर में, चेंज हो के आते हैं नाम। एक वर्ड है ट्रायंगल। क्या है? हमने कहा वोवल्स शुड कम टुगेदर। इसको ना एक्सटर्नल इंटरनल अलग अलग करेंगे। वोवल्स अलग कर लीजिए। टोटल कितने वर्ड है? टोटल सिर्फ वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। वोवल कितने? 3। इसको हम क्या कर लेंगे? 5 को अलग मान लेंगे, 3 को हम 1 मान लेंगे। अभी क्या मान लेंगे? 1। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सटर्नल अरेंजमेंट तो क्या है? 6 शब्द चाहिए, 6 हो गया। इंटरनल क्या है? आप वोवल को 1 मानो, जबकि कितने वोवल है अंदर? 3।
तो आपका 3 होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या मैंने कहा 8 में से 8 थे, 8C8 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू, देखो 8C8 तो सिलेक्शन है, इंटू एक्सटर्नल इंटू इंटरनल, समझे बात को, वोवल शुड कम टूगेदर। या एक और बात करें, ट्रायंगल में एंगल शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट। एंगल क्या होना चाहिए, इसका मतलब आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, एंगल मतलब ANGLE इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। जबकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम घुमा के चेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब इसमें एंगल के एक वर्ड हो गया, 3 एक्सटर्नल 1 इंटरनल, तो 3 लगा देंगे, 3 और 1 4। बट इंटरेस्टिंग बात पता है कि आपने बोला एंगल इकट्ठा रहेगा, आप उसको छेड़ नहीं सकते, तो इंटरनल अरेंजमेंट है ही नहीं। समझ रहे बात को, इंटरनल अरेंजमेंट है ही नहीं, समझ रहे। अच्छा, ये एंगल शुड बी प्रेजेंट की जगह एंगल शुड कम टूगेदर, बट किसी भी सीक्वेंस में होता, मतलब आगे पीछे होता, ANGLE को कुछ भी, तो हम 4 से इसको 5 से, ANGLE 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यू नीड टू चेक वेदर देयर इज इंटरनल अरेंजमेंट और नॉट। और सर देखो अगला ही है 8C8 इंटू 4 इंटू 5। अब बताइए 10 एग्जाम पेपर है, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज। सिंपल, 10C 10 इंटू 10 फैक्टर, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज दैट वर्स्ट एंड बेस्ट पेपर नेवर कम टूगेदर। सर कम टूगेदर पढ़ा था, नेवर कम कैसे आ गया, कुछ नहीं करना, टोटल निकाल लो, फिर एक बार कम टूगेदर निकाल लो, टोटल में से कम टूगेदर माइनस कर दो। टोटल देखिए 10 पेपर टोटल कैसे निकलेंगे, 10C 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, कम टूगेदर में 2 को इकट्ठा कर लो, तो 10C 10 इंटू 9 इंटू 2 यही हो जाएगा। अब पहले में से दूसरे को माइनस कर दो। देखिए इफ इट इज कम टूगेदर, अगर टोटल में से कम टूगेदर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेवर कम टूगेदर। ठीक है, डिजिट बेस्ड ऑलरेडी आपको बताया गया था एक चैप्टर में, स्टैट्स में भी, कहां पर, प्रोबेबिलिटी में। मान लो 4 नंबर है 2 3 5 4, 4 डिजिट का नंबर है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैसे, पहली पोजीशन में सर 4 डाल दो, फिर बच गए 3, फिर बच गए 2, फिर बच गया 1। सर इसमें ना रिस्ट्रिक्शन आती थी, जैसे नंबर ग्रेटर देन 3000, नंबर ग्रेटर देन 1 2 3 5, तो पहला नंबर कम से कम 3 होना चाहिए ना, तो पहले पे लगा देंगे 2, बाकी सिमिलर, बाकी, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, इसमें एक और भी याद है आपको, ओड नंबर इवन नंबर आया था, लास्ट में नंबर बुक कर देते हैं हम, इस तरीके से भी आया था। और एक और आता है, पूछो क्या, नंबर नॉर्मल बनाने होते हैं, बट एक डिजिट जीरो होता है, जीरो, जीरो को पहले स्थान पर रखा, क्योंकि वो तो नंबर बनेगा ही नहीं ना, जीरो शुड कम एट सेकंड थर्ड फोर्थ व्हाटएवर, बट कांट कम ऑन फर्स्ट पोजीशन। ध्यान रखना, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला ये टेक्निकल में देखो, जीरो कांट कम ऑन द फर्स्ट प्लेस। देन एक ये क्वेश्चन आया तो नहीं आ सकता, सम ऑफ नंबर्स। अभी तक ना आप 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर अरेंज करते थे, आपसे पूछा गया उन सबका सम बता दो। क्या बता दो, इसके स्टेप्स है, पहला स्टेप क्या है, नंबर क्रिएट कर लो, सेम पहला स्टेप तो सेम है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको डिवाइड बाय टोटल डिजिट कर दो, 4 थे, 1 2 3 4 6, इसका सम कर दो आपस में, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 96। क्या आ जाएगा, अब कितने डिजिट क्या है, 4 का, तो 4 प्लेस बना दो, 1 2 3 4, पहले 96 इंटू 1 फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे 96 इंटू 10, 96 इंटू 100, 96 इंटू यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 10,000 प्लेस, वो वाली। मतलब क्या करना है, पहले नंबर निकालो, डिवाइड बाय जितने डिजिट है कर दो, फिर आपस में उनको सम कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, दोनों का, आपने ना ये किया था क्वेश्चन खुद 157 वाला, देख लीजिएगा इसको। कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देखिए, आपको ना एक और क्वेश्चन का पैटर्न बताऊं जो एग्जाम में आता है, आपको ना इक्वल में दिए होते हैं 2 फॉर्मूला, एनसीआर का या एनपीआर के, एक वैल्यू गिवन होती है, दूसरी आपको या तो आर गिवन होता है या एन गिवन होता है, वो पुट करके इक्वेशन की तरह निकाल देते हैं आप उसको। तो पहली प्रॉपर्टी है n प्लस 1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1, मतलब 11C8 इज इक्वल टू 10C8 प्लस 10C7। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस, मान लो 8C5 है, तो ये 8C3 के इक्वल होगी। सिंपल, सोल्व करके देख सकते हो, बट वही बात है, क्यों सोल्व करना है, प्रॉपर्टी का काम ही शॉर्टकट है ना, आप सोल्व करके क्यों देखोगे, सिंपल लगा दीजिए। कई बार क्या होता है, आपको ना इसकी वैल्यू गिवन होती है, आप लगे बड़े उसको निकालने में, सेम ही तो है बेटे, उठा के भी वैल्यू पुट कर दीजिए। देन एक क्वेश्चन आता है आपका NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, फॉर्मूला कहता है 2n माइनस 1।
कंडीशन क्या होती है? अगर 1 से शुरू है, 61 जैसे एग्जांपल, अगर 0 से शुरू है, याद है एक और फॉर्मूला था इसका, अगर ये 60 से शुरू होता तो हम बोलते 2 की पावर n। क्या बोलते? 2 की पावर, आगे आ जाएगा वो। आइडेंटिकल आइटम, ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना। आप नॉर्मल फैक्टोरियल लगाते हो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, जो आइडेंटिकल है उसको नीचे फैक्टोरियल लगा दो। नीचे क्या लगा दो? जैसे 10 बुक्स हैं, 3 आइडेंटिकल है, 10 से 10 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3। पेपर में बताया नहीं जाएगा। जैसे बनाना है, बनाना में कितने कॉमन हो रहे हैं? ए और एन कितने हैं? 3 ए है, 2 एन है, तो बनाना में वर्ड कितने? बी ए एन ए कितने हो? 6। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है? अरे बात समझ। जैसे 6 रेड बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है, 11 बॉल है। देखो 11 से 11 ना लगाओ ना लगाओ, आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 नहीं आना है। तो टोटल 11 बॉल है, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 रेड है, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 व्हाइट है, तो 5 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल को नीचे लेकर जाएंगे, और एक से ज्यादा आइडेंटिकल है तो उनको आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटे? देखिए, परमुटेशन का मीनिंग परमुटेशन अरेंजमेंट है, जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है, यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज देखिएगा एनपीआर की, एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू आर टर्म, यही तो करते हैं हम। एनपी0 की वैल्यू क्या होती है? 1। बेटे सुन लो, ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। एनपी0 की वैल्यू क्या होती है? एनपीएन की क्या होती है? बाकी आप देखते हो हर एक से पीछे माइनस करेंगे। एनपीएन की वैल्यू क्या होती है? एन फैक्टोरियल। एनपीएन की वैल्यू एन फैक्टोरियल। ये कुछ क्वेश्चन है। विनोद का सिलेक्शन 5, मोम में 3, बट एम 2 बार आगे डिवाइड बाय 2। ये देख लेना सारे एक बार। परसेप्शन देखो, परसेप्शन में 11 है और ई कॉमन हो रहा है और पी कॉमन हो रहा है, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये कुछ ना शॉर्टकट्स हैं, जैसे देखिए कम टुगेदर का एन माइनस आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। लाइन सर्कल, किसी को लाइन में अरेंज करना तो फॉर्मूला क्या? एन फैक्टोरियल। सर्कल का क्या? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन। इसको सोल्व भी ऐसे भी कर सकते हो, एन माइनस 1 भी बोल सकते हो। एन माइनस कहां करते हो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, याद कीजिए। सर्कल में बच्चों को लाइन में खड़ा करना है तो 11 फैक्टोरियल, सर्कल में खड़ा करना है तो 10 फैक्टोरियल। मान लो 11 बच्चे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायमंड वाले में NC2 लगाते हैं ना, हाँ, डायमंड में करते हैं हम, नेकलेस में 1/2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन के शॉर्टकट देख लो, एनसीआर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। एनपीआर, ये घुमा रहे हैं आपस में। हमने बोलता है एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर, तो एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर डिवाइड बाय आर। एनपीआर डिवाइड बाय एनसीआर आर की इक्वल होता है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो। NC0 वैल्यू क्या होगी? 1। NC1 की वैल्यू क्या होगी? n। NCn की वैल्यू 1। तभी तो बोला 10 से 10 है, क्यों लिखना? 1 ही तो आना है उसने। इस तरीके से ये देखिए, अगर NC0 0 से शुरू है, देखो दो फॉर्मूले हैं। अगर NC1 से शुरू है तो फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर बताया था। अगर 0 से शुरू है तो 2 की पावर n। शेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? NC2। हाउ मेनी डायगोनल कैन बी ड्रॉन इन हेप्टाग्राम? हेप्टाग्राम में कितनी साइड होती है? तो 7C2 माइनस 7, क्वाड्रिलेटरल में 4C2। इसका सिंपल लॉजिक पता क्या ये है? MC2 माइनस M मतलब नंबर ऑफ साइड्स। MC, अगर बात करें सर्कल की सर्कमफ्रेंस की लाइन तो MC2 आ जाएगा। अगर M नॉन कोलिनियर लाइन है तो भी MC2 आ जाएगा प्लेन में। याद है नहीं है? बट एक होता है कि ना प्लेन में M लाइन है बट K कोलिनियर है। K क्या है? कोलिनियर। तो हम बोलते हैं MC2 माइनस KC2 प्लस। देखो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बच्चा बोर भी होता है कई बारी, इनको याद करिए। क्वेश्चन आएगा फ्री के नंबर, एक ही बार तो याद करना है आपने। अच्छा, डिफरेंट ट्रायंगल्स की बात करें, KC3 माइनस MC3। पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम में M पैरेलल लाइन है और N पैरेलल लाइन है, तो MC2 इंटू NC2। डायगोनल का भी ऑलरेडी बताया 5C2 माइनस 5, क्योंकि ये पेंटागन है। देखो अब आपको ये याद ना हो कि हेप्टागन में कितनी है, पेंटागन में कितनी, फिर तो समस्या है। ट्रायंगल में आपको, ट्रायंगल में 3 होती है, 3 होती है। जाने की तैयारी होगी, रुक जाओ। चलिए, ये अरेंजमेंट वाला है। ये लास्ट टॉपिक है मेरा, डिक्शनरी याद है?
बताओ फिर कैसे लिखते हैं? हम वर्ड को पहले नॉर्मल लिखते हैं, फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ऊपर कट करते हैं, उसको नीचे कट करते हैं, ऊपर हम देखते हैं कितने बचे हैं, उसको फैक्टोरियल लिख देते हैं, नीचे वाले लेफ्ट को हम नॉर्मल लिख देते हैं, फिर करते रहेंगे। ये आपका नंबर आ जाएगा। अब ये आपका नंबर है कि जो आपसे पहले है वो है, जो आपसे पहले आपका नंबर +1 आएगा। क्या आएगा? प्लस। दिस इज योर परमोटेशन। अब सर क्वेश्चन बताओ कैसे आता है, सुन लो ध्यान से एक बार। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है, आपको ना एनसीआर और एनपीआर की फॉर्म में आमने सामने गिवन होता है, उसको निकालना होता है। एक क्वेश्चन ये स्ट्रेट आते हैं, कोलिनियर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इसमें से उठा देते हैं। एक प्रॉपर्टी बेस्ड आ जाता है, अगर 3 आएंगे, 4th आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम बनेगी, जैसे सॉफ्टवेयर, कोलकाता, अरेंज करना, या फिर 5वां चांस है कम टुगेदर, नोट कम टुगेदर। 4 से 6 वेटेज है, 4 तो आता है मिनिमम पे। और एक इंटरेस्टिंग बात, मान लो 6 क्वेश्चन आएंगे ना, 6 क्वेश्चन आएंगे, मान लो एक ही डिफिकल्ट आएगा जो टाइम खाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टीज फॉर्मूला पढ़ के बाकी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, एक ही क्वेश्चन मुश्किल आएगा। अब इंस्टीट्यूट कुछ तो कहीं तो मुश्किल डालेगा, इंस्टीट्यूट के ना कुछ फेवरेट एरिया जहां पे मुश्किल बनाता है वो। कई बार क्या है, प्रोबेबिलिटी में कुछ उठा के डाल देगा, ऐसे इसमें डाल देगा, एलआर में कुछ डाल देगा। हर चैप्टर तो नहीं छेड़ा जा सकता ना। जैसे इंडेक्स नंबर है, उसको क्या मुश्किल कर लोगे? एग्जांपल देखो टीवीएम अपने आप में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुश्किल नहीं आता। जिसने नहीं पढ़ रखा उसको मुश्किल लगता है। टीवीएम में कुछ नया नहीं आता, टीवीएम में सरप्राइज देने की जरूरत नहीं है, पहले ही बच्चे शौक में घूम रहे हैं। सरप्राइज कहां आता है? जो आसान लगता है वहां पे सरप्राइज आता है। इसको अच्छे से कीजिएगा। चैप्टर को करते हैं बेटे समाप्त। जय श्री राम, जय माता। चलिए बच्चों, अब हम क्यूए में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के बेटे 4 पार्ट हैं, रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। चैप्टर से पहले ना कुछ बातें मैं आपको बता दूं। देखो, समटाइम लोग जो है, लोग वाला टॉपिक कुछ बच्चों को थोड़ा सा एग्जाम में टिपिकल थोड़ा सा हो जाता है, कंफ्यूज कर देता है। रेशियो प्रपोर्शन में तो आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और रही बात इंडिसेस की, इंडिसेस देखो, इंडिसेस का प्रयोग ना आप बाकी चैप्टर्स में भी करते हो, जहां पर भी एक्सपोनेंशियल या पावर आती है आप ऑलरेडी करते आए हो उसको, ऐसा नहीं है, तो मुश्किल तो कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे अपने से चारों टॉपिक क्लियर हो, चारों में से एटलीस्ट पहले 3 तो 100% सबके होनी चाहिए, 4th भी जितनी कोशिश करें सबका होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चे। चलिए, जय श्री राम, जय माता दी। रेशो होता क्या है बेटे? रेशो होता है कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन द 2 क्वांटिटीज, किसी भी तरह की 2 क्वांटिटी, बट वो सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट्स में। सेम काइंड की मतलब, सेम काइंड का मतलब क्या होता है? सेम काइंड का मतलब है, जैसे आप एक बच्चे के मार्क्स चेक करो, दूसरे के मार्क्स चेक करोगे, वेट का वेट से करोगे। और यूनिट सेम कैसे होगी? जैसे वेट ही ले लो, वेट की यूनिट क्या होती है? केजी, हाइट की सेंटीमीटर, बट इट कैन बी यूनिट फ्री ऑल्सो। जैसे मार्क्स, मार्क्स की यूनिट थोड़ी है, मार्क्स तो खुद ही मार्क्स है। तो सेम काइंड होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए अगर यूनिट है, अदरवाइज इट कैन बी यूनिट फ्री। फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लास टेस्ट राम के आए 90 मार्क्स और श्याम के आए 45 मार्क्स। तो अगर मैं राम इस टू श्याम, इस टू बोलते हैं बीच में इसको ना, राम इस टू श्याम बोलूंगा तो 90:45 दैट बिकम 2:1, दैट इज माई रेशियो। फर्दर रेशियो जब भी आप सोल्व करेंगे ना, आपको कोशिश करनी है सिंपलेस्ट टर्म में करना है, लोएस्ट टर्म में। जैसे मान लीजिए आपने 90:45 लिखा था, आपने आंसर यहीं पर खत्म नहीं किया, अब इसको सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख गए, ये बन गया 2:1। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो बच्चों 10:15 है, 10:, इसको आप 2:3 ये करना है, बट सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन। हो गए, मतलब अगर एग्जाम में आंसर ऑलरेडी 90:45 है, फिर आपको 2:1 नहीं करना। मतलब जब आप क्वेश्चन सोल्व करें, वैसे तो हमेशा लोएस्ट ही होगा, बट फिर भी एक बार आप आंसर पे नजर मार लें कि अगर उन्होंने शॉर्टेस्ट नहीं कर रखा तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत। अदरवाइज एज पर बेसिक रूल जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो हम रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो रेशियो होता क्या है जनरली, रेशियो को मान लो हम A:B बोलते हैं, ये रेशियो की फॉर्म है, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं A/B। सेम बात हुई, यस और नो? इफ इट इज रिटन 2:3, क्या इसको मैं 2/3 लिख सकता हूं बेटे? यस। तो याद रखना, फ्रैक्शन भी हो सकता है और आपका रेशियो भी हो सकता है। फर्दर रेशियो की 2 टर्म होती है, A और B। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को बच्चे क्या बोलते हैं हम? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है,
प्रॉपर्टीज, मैंने ना हमेशा मैथ स्टैट्स हमेशा बताया कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना हमेशा मेन टॉपिक करते हैं, प्रॉपर्टीज को स्किप कर देते हैं। प्रॉपर्टीज आपका एक शॉर्टकट है। प्रॉपर्टी आपका एक आसानी से क्वेश्चन, कई बार जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मीन का ले लेता हूं। मान लो मीन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट के हैं तो मीन के होगा। अब बच्चा उसमें भी निकाल के देख रहा है। जब आपको प्रॉपर्टी दिखे तो शॉर्टकट है, उसका यूज कीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए। जैसे पहला है, द वैल्यू ऑफ द रेशियोज रिमेन अनचेंज व्हेन टर्म्स आर रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नंबर। किसी भी नॉन जीरो, देखो जीरो से करेंगे तो आंसर जीरो ही हो जाएगा। किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी रेशियो है 2:3, इसको आप 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे क्या बन जाएगी 8:, इसको फिर सिंप्लीफाई करके 2:3 बन जाएगी। अब ना आगे हम इसका यूज करने वाले, इसलिए प्रॉपर्टी आई है तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होना ही होना है। तो आपको एक बात समझा रहा हूं, कभी भी आप न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर क्या होता है कंसीक्वेंट। आप कभी भी न्यूमरेटर को मान लो मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी कर दो, इससे रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी। आप अच्छा क्या खाली मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। बट मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, आप एंटीसीडेंट या कंसीक्वेंट में से किसी एक को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सेम दूसरे से भी कर देना। किससे? एंटीसीडेंट किया तो कंसीक्वेंट को कर दो, कंसीक्वेंट किया तो एंटीसीडेंट को कर दो। ये है बात, समझ रहे? आपने एक को किया तो रेशियो चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं, मान लो 2:3 है तो आई कैन से दैट इट इज 2k:3k। के मतलब जो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। सेकंड प्रॉपर्टी है, टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू सेम डिनोमिनेटर। आपको दो रेशियो को कंपेयर करना है तो उनका डिनोमिनेटर समझते, नीचे वाला कंसीक्वेंट, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चे कि 3:4 और 8:12 में से कौन सा बड़ा है। आपको डायरेक्ट नहीं बोलना, गलत हो सकता है। आपको दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, सर इधर तो 8/12 है, इधर है 3/4, डिनोमिनेटर क्या है 4 है, 4 को 12 करना है, 4 को क्या करना है, तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। बट मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, तो दोनों कर दिया। अब ये बन गया 9/12 और ये बन गया 8/, अब बड़ा कौन सा है बच्चे 9/12। अदरवाइज ना जब पहली बार मैं क्वेश्चन कराता हूं ना क्लास में, हर बार होता है हर बैच में, जब बोलता 3/4 और 8/12 तो बच्चा बोलता है 8/12, उसको दोनों बड़े दिख रहे हैं 8 और 12, बट आप उसको सेम डिनोमिनेटर में रिड्यूस कीजिए और फिर चेक कीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। क्लियर है बात बच्चे यहां तक? तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का। अगर a इज टू बी, ए और देखो मैं हर जगह ना ए और बी बोलूंगा तो समझ जाना ए ऊपर वाला बी नीचे वाला। अगर a इज इक्वल टू बी है तो हम कहेंगे रेशियो क्या है इक्वल। अगर a ग्रेटर देन बी है तो हम बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ए लेस देन बी है तो हम बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेट इनइक्वालिटी। ये तीन बातें हैं, लेसर इनइक्वालिटी, सॉरी लेसर, दोनों बराबर है तो इक्वल, अगर ए ग्रेटर है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, ए छोटा है तो लेसर इनइक्वालिटी। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। काइंड्स ऑफ रेशियो, इस पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, हमेशा दिखेगा, ज्यादा नहीं, एक दो तो दिखेंगे, एक तो आएगा। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ रेशियोज। हम एक प्रॉपर्टी काइंड ऑफ लगाते हैं, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। पहला क्या है बच्चे, डुप्लीकेट का मतलब है a इज टू बी को हम बोलेंगे a² इज टू, मतलब a को a से मल्टीप्लाई कर दिया, b को b से, सिंपल भाषा में बोलते हो स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? अगर मैं किसी भी रेशियो का स्क्वायर कर दूंगा वो क्या बन जाएगा डुप्लीकेट। अच्छा a इज टू बी डुप्लीकेट है, a² और b² डुप्लीकेट है। a² क्या डुप्लीकेट कौन सा हुआ, ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है? ओरिजिनल a टू b है, डुप्लीकेट a² डॉट b² है। ट्रिप्लीकेट में सर क्यूब कर देंगे, क्यूब ऑफ रेशियो, a³ इज टू b³। एक होता है सब डुप्लीकेट, देखो डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर, और ट्रिप्लीकेट में क्या कर देंगे क्यूब रूट। अब क्यूब रूट करना आता है आपको? अब क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है, बच्चे ने मेरे से पूछा सर कैलकुलेटर में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप नीचे से उठा लो, हिट एंड ट्रायल करो ना। आपको लगता है क्यूब रूट निकालना मुश्किल है तो ऑप्शन में से क्यूब कर लो, अगर ऑप्शन का क्यूब क्वेश्चन से मैच हो गया, आंसर का क्यूब, तो आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। समझ रहे बात को? तो हिट एंड ट्रायल, देखो दुनिया में कोई टीचर कोई भी मेथड करा दे, सबसे कामयाब है जब फंस जाओ तो हिट एंड ट्रायल, एक ही रास्ता बचता है, क्या हिट एंड ट्रायल। क्या होता है, ऑप्शन उठाओ और पुट करके देखिए वो क्वेश्चन बन जाएगा वहां पर, ठीक है सर। एक होता है कॉन्टिन्यूड रेशियो, देखो अभी तक आपने पढ़ा a इज टू बी, मगर 3 या 3 से ज्यादा रेशियो हो जाए, प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा मैं, रेशियो की बात करो।
आप पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में 3 पार्टनर आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, उनका रेशियो होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो। A:B:C:D:E, जहां तक मर्जी ये जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ना, आप ना कॉन्टिन्यूड रेशियो क्रिएट भी कर सकते हो। अब आपको कैसे, मान लो 2 रेशियो है, A:B और B:C। B बेटे कॉमन है, B क्या है, जैसे मान लीजिए ये गिवन है 2:3, 2:, और एक और गिवन है 3:4। क्या ये 3:3 कॉमन नहीं है, इसको लिख सकते हैं 2:3:4। तो ये मतलब A और B था, ये B और C था, ये बच्चे A B C। दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूड रेशियो। क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूड। जाने बात यहां तक, सर नो। अगर सर क्वेश्चन आ जाए और B सेम ना हो, फिर समस्या, समस्या है नहीं है। B को सेम बना लो, B को सेम। मान लीजिए आपको गिवन है 2/3 और 5/, अब इसको आप सीधा ले नहीं जा सकते, तो एक काम करो, ये वाला B और ये वाला B, मतलब इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर क्या कर दो, सेम। 3 और 5 को सेम कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले ले, 15 बनता है, इधर कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इधर कर दो 5 से, इधर कर दो 3 से, इधर कर दो। आप समझ रहे हो, जब मैं नीचे वाला करो तो ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला करो तो नीचे वाला भी, तो क्या बन जाएगा बच्चे, 10, 15, 15, 18। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10:15:18। समझ गए। बी सेम है तो चुपचाप आंसर कर दीजिए, बी सेम नहीं है तो आंसर सेम करने के लिए पहले बी को सेम कीजिए। दैट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो। एक होता है सर इनवर्स रेशियो। क्या होता है, इनवर्स रिप्लेसमेंट। यू नीड टू रिप्लेस ए विद बी, ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह, मान लो 5:4 है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 4:5। जाने बात। एंड लास्ट है बच्चों कंपाउंड रेशियो। क्या है, when 2 or more ratios are multiplied together, 2 or more ratios are multiplied together, resulting ratio को हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं सर, मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मान लो A/B है और C/D है, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, AD = BC। इवन 3 है तो हम ऐसे करते हैं, AC = BDF। समझ रहे बात कैसे किया है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बट शॉर्टकट में क्या है, ACE, मतलब तीनों का एंटीसीडेंट। समझ रहे बात, मैंने नीचे बना के दिखाया आपको, इसको ऐसे बोलता हूं, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ कंसीक्वेंट, यही है। आप सिंपल भाषा में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हो। धन्यवाद। यहां तक ये 7 तरह के बच्चे आपके रेशियो के, कितनी तरह के, 7 तरह के। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 2 रेशियो हैं, मतलब कि 2 नंबर रेसिप्रोकल हैं आपस में, उनका कंपाउंड रेशियो हमेशा 1 होगा। अगर एक A/B है और एक B/A, आप मल्टीप्लाई करके लीजिए, देख लीजिए आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। क्या आएगा। अब सर लास्ट पॉइंट है रेशियो का, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है रेशियो में A:B, तो न्यू क्वांटिटी निकालनी है, तो न्यू क्वांटिटी होती है B ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। समझना, मैं 2 फॉर्मूले दे रहा हूं आपको। देखो पहला क्या, एक है न्यू क्वांटिटी। क्या है, न्यू क्वांटिटी निकलती है ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशियो। ओरिजिनल होती है न्यू इंटू गिवन रेशियो। आपको ये मतलब क्या है, क्वेश्चन से समझाता हूं बेटे, सिंपल बात समझिए। एक न्यू है, एक ओल्ड है, एक तो गिवन रेशियो है, किससे बड़ा या कम हुआ, उसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो मल्टीप्लाइंग रेशियो। देखना ध्यान से, एक की इनकम है 5 लाख, कितनी इनकम है बेटे, अगर इनकम रेंज चेंज होगी 4:5 में, तो न्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, अब न्यू मतलब निकालनी है, तो 5 लाख ओल्ड है, ओल्ड को किससे मल्टीप्लाई करें कि न्यू आ जाए, मल्टीप्लाइंग रेशियो से। गिवन रेशियो क्या है, 4:2 है, तो मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगी, 5:, क्या निकलेगा, निकालना 6 लाख। इसको वेरीफाई कर ले एक बारी, अगर 6,25,000 को मैं आपकी ओरिजिनल इनकम से कर दूं, तो क्या ओल्ड आती है, तो 2 फॉर्मूले हो गए बच्चे यहां पर। क्या, न्यू इनकम इज इक्वल टू ओल्ड इंटू मल्टीप्लाई, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू इंटू गिवन। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज रेशियो, दिस इज रेशियो। अब अगर आपको रेशियो समझ आए तो ही अगला समझ आएगा, प्रपोर्शन। क्या है, प्रपोर्शन क्या होता है, यहां पर भी रेशियो चाहिए। अगर 2 रेशियो इक्वल है बच्चे, अगर 2 रेशियो
तो हम कह सकते हैं दो रेशो किसमें है? प्रपोर्शन में। किसमें है? A, B, C, D are said to be in the proportion when A is to B is equal to C is to D, और you can say A by B is equal to C is to, इसको इवन पता कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं A is to B, ये दो प्रपोर्शन के साइन बनते हैं, फिर C is to, क्लियर है बात? देखिए अब देखिए होता क्या है, A B C D चार है, जो A और D है, जो A और D है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? और B और C को क्या बोलते हैं? मीन्स। क्या बोलते हैं? और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो बन जाएगा AD इज इक्वल टू BC। वी कैन से प्रपोर्शन को लिखने का एक तरीका है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। लिख सकता हूं? लिख सकता। मान लो A बाय B है इज इक्वल टू C बाय D, क्या मैं इसको AD इज इक्वल टू BC लिख सकता हूं? क्या मैं AD रेशो BC लिख सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर है बात यहां तक? चले अब रूल्स देखिए, जैसे वहां पर प्रॉपर्टी थी यहां पर रूल है। पहला इनवर्ट टेंडो, क्या है? इनवर्ट टेंडो कहता है अगर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो रिप्लेस कर दो। किसको? ए को बी से, सी को डी से, तो बन जाएगा बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाय, मान लो 2:3 प्रपोर्शन 6:9 है तो हम लिखते हैं 3:2 प्रपोर्शन 9:2। आंसर विल रिमेन। क्यों? क्योंकि हमने दोनों तरफ इनवर्ट टेंडो किया है। देखिए प्रपोर्शन, अब बच्चा कहता है प्रपोर्शन क्यों नहीं छिड़ा यहां पे? बेटे इधर भी ऊपर नीचे किया, इधर भी ऊपर नीचे किया, प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा। एक होता है सर ऑल्टरनेंडो, क्या होता है? ऑल्टरनेंडो में क्या होता है? क्रॉस वाली रिप्लेसमेंट है बी और सी की। किसकी है? बी और, अगर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो मैं लिख सकता हूं ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी। और इंटरेस्टिंगली इससे भी रेशियो चेंज, जैसे मान लो 2/3 इज इक्वल टू 6/9 है, आप करो क्या बन गया? 2/6 और 3/9। इसको वेरीफाई कर सकते हो? 2/6 इक्वल टू 3/9, दोनों को कट करो 1/3 1/3 आएगा। तो यानी कि प्रॉपर्टी से हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ। एक होता है सर कंपोनेंडो, क्या होता है? कंपोनेंडो का मतलब होता है एडिशन, काइंड ऑफ एडिशन। अगर ए बाय बी है, क्या है? ए बाय, उसको आप लिख देंगे ए प्लस बी बाय बी। मतलब क्या किया आपने? आपने क्या किया? डिनोमिनेटर सेम रखे हैं, आपने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया है। ए बाय बी को आपने कर दिया ए प्लस बी बाय बी, और सी बाय डी को बच्चे कर दिया सी प्लस डी बाय डी। है ना बात? एक आता सर डिविडेंडो, कंपोनेंडो में ऐड किया था, डिविडेंडो में माइनस कर दीजिए। जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। आप ए बाय बी को लिखेंगे ए माइनस बी बाय बी, और सी बाय डी को लिखेंगे सी माइनस डी बाय। बात सर एक और आता है दोनों का मिक्सचर, कंपोनेंडो प्लस डिविडेंडो, सी एंड डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी एंड डी। एक बार ऐड कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो? माइनस। ए बाय बी को कर दो ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, सी बाय डी को कर दो सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड वन मोर इज देयर सबट्रेंडो। क्या है? सबट्रेंडो अलग है थोड़ा सा। ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, आपको ए में से माइनस करना है सी, बी में से माइनस करना है डी, इधर लाके सी में से माइनस करना है ए और डी में से माइनस करना है बी। मतलब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं समझ रहे हो? हम एंटीसीडेंट से एंटीसीडेंट माइनस कर रहे हैं, कंसीक्वेंट से, बट एक बार पहले में से दूसरा फिर दूसरे में से पहला, दैट इज सबट्रेंडो। तो आपके कितने आ गए ये रूल? आपके 5 रूल आ गए। ठीक है, तो क्या क्या थे? इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड सबट्रेंडो। है बच्चे? अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन की। प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन, ये पहला तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अगर 4 प्रपोर्शन में है तो उनके रेशियो इक्वल है, दैट मींस एडी इज इक्वल टू बीसी। ये इंपॉर्टेंट है बेटे। अगला कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, हमने कॉन्टिन्यूड रेशियो देखा था। कॉन्टिन्यूड क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? अगर ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी है, इज इक्वल टू सी इज टू डी है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी किस में है? प्रपोर्शन। मतलब सर क्या कह रहे हो? एक है बेटे ए बाय बी, एक है बी बाय, एक है सी बाय डी, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। सर पता कैसे चलेगा? चेक करेंगे, जैसे पहले वाले को चेक कर लो। ये है देखो 2/6, 6/18, तीनों को सोल्व करने में 1/3 नहीं आ रहा, तो दिस इज कॉन्टिन्यूड। सर अगला भी चेक करो, 2/6/10, 10 देखो ये पहले दो तो 1/3 आ रहे हैं, ये दूसरा नहीं आ रहा, तो एक कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो ए बी सी डी आर सेड टू बी इन द कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन व्हेन
a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी। धन्यवाद। अब इसके साथ में एक और चीज आती है, आपके पेपर में आता है मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, दिखता है ना आपको, मीन प्रोपोर्शन। एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट प्रोपोर्शन में, देखो अभी आपने 4 पढ़े थे, ए बी सी डी, मान लो मैं 3 कर दूं, एक्स वाई जेड, तो वाई मेरा क्या है, मीन प्रोपोर्शन। वाई मेरा क्या है, मतलब देखिए एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय जेड, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, तो एक्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, सॉरी वाई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू, दिस इज नॉन मीन प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं इसको, y इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड z। ये क्वेश्चन में ना आपको गिवन होते हैं, आपको ना 2 गिवन होते हैं और निकालना था मीन प्रोपोर्शन, तो वो उन दोनों का क्या करना है आपने, ज्योमेट्रिक मीन, क्या करना है, ठीक है बात। तो क्या बना सर इससे, x को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं, z को बोलते हैं थर्ड, और y को बोलते हैं, मतलब फोर्थ नहीं होता यहां पे क्योंकि y 2 बार आ रहा है, y ही 2 बार है, y को बोलेंगे मीन, क्या बोलेंगे, मीन। चलिए ये 9, मान लो 9 और 25 है, निकाल पाओगे, 9 इंटू 25 का अंडर रूट क्या आएगा सर, 15 आ जाएगा, ठीक है। एक होता है सर फोर्थ प्रोपोर्शन, ये लगेगा नॉर्मल कोऑर्डिनेट प्रोपोर्शन में, फोर्थ मतलब डी, फोर्थ मतलब देखो वहां पर 3 थे, यहाँ पे 4 है, ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी थर्ड है, डी फोर्थ है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए आपसे, ये क्वेश्चन देखो 8 12 20x, क्या आप इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, यार नॉर्मल रेशियो रख दो ना, 8 बाय 12 इज इक्वल टू 20 बाय x मान ले, सोल्व किया, क्या आ गया 30। तो फोर्थ निकालना आसान है, मीन में थोड़ा कैलकुलेशन लगेगी आपकी, ठीक है बात। तो मतलब क्या समझा आपने, आप अगर 4 है क्वाड्रेंट में एबीसीडी, तो डी क्या है, फोर्थ, और अगर बी मान लो बी या वाई 2 बार आ रहा है, तो वो क्या है, मीन, वो क्या है, मीन, ठीक है बात। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर ऐसे गिवन है आपको a टू बी इज इक्वल टू बी बाय सी, आपको b कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन तो है ही है, साथ में क्या है, मीन भी है, कॉन्टिन्यूट भी है और नॉर्मल भी है, दोनों में ये आ जाएगा आपका। अगर आप प्रोपोर्शन वाले चैप्टर को उठा के देखें, मीन पे और फोर्थ पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। अब सर आता है बच्चों का फेवरेट, इंडिसेस, कोई इंडाइसिस बोलता है, कोई इंडिसेस बोलता है। इंडेक्स पढ़ा, इंडेक्स होता है, इंडेक्स, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है, क्या है, अभी मैं बहु मतलब बहु के वचन है ना, इट वॉज नॉट ए जोक। द पावर और एक्सपोनेंट, पावर और ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज इंडिसेस। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 4 है, 5 की पावर, तो इसमें वेरिएबल कौन सा, इंडिसेस कौन सा है, वेरिएबल 5 है, इंडिसेस क्या है, पावर तो बचपन से पढ़ते आए हो ना, जो पावर आप बोलते हो ना एक्सपोनेंशियल, उसको बोलते हैं इंडिसेस, क्या बोलते हैं। देखो इंडेक्सिस बड़े सारे इंडेक्स है ना, इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है, समझ रहे हो बात। जैसे मान लो आपको सोल्व करना पड़ जाए, कैलकुलेटर में आप कर लेते हैं, 2 की पावर 3, लॉजिक है उसका 2:3। पावर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कोई पावर है उसको उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इसके मैंने आपको तरीका बता रखा है, मान लो आज 4 की पावर 15, 4 की पावर, अब क्या 15 बार करने बैठोगे, अब इसको क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब वो स्क्वायर हो गया, 2 बार हो गया, अब 13 14 नहीं 13 टाइम्स, जब आपने मल्टीप्लाई इक्वल किया, 2 तो हो गए ना बेटे ऑलरेडी, हाँ इक्वल किया ना मैंने, इक्वल करके 2 बार हो गया, अब 13 बार और कर देंगे, ठीक है। अब देखो कई बच्चे कहते हैं हम तो नॉर्मल कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है, 15 करो, 4 into 4 करते रहो, लगे रहो सुबह से शाम तक, हमारा क्या जा रहा है ना, ठीक है। अब होता है एक होता है रूट, क्या होता है, रूट ऑफ ए नंबर, रूट ऑफ ए, अब समझिए अगर x की पावर n है, सुनना ध्यान से, x की पावर, और वो a के इक्वल है, किसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं x जो है वो a का nth रूट है, x जो है वो a का, मैं समझाता हूं आपको, देखिए मान लीजिए 5 की पावर 2 है 25, 5 की पावर क्या है 25, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो a है, जो क्या है, जो सॉरी x है, x क्या है 5 जो है ये 25 का अंडर रूट है, सेकंड रूट है, nth रूट बोलते हैं ना, समझ रहे बात इसको, यही तो आप करते हैं बचपन से। अगर 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 है, तो क्या 5 25 का अंडर रूट ना हो गया, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, यही है, तो क्या 2 8 का क्यूब रूट ना हो गया, दिस इज nth रूट, या क्या बोलते हैं इसको हम, रूट ऑफ ए नंबर, क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ए,
एटलीस्ट आप लोग अंडर रूट तो निकालते हो, स्क्वायर रूट तो निकालते आए हो ना बचपन से, 2 बार करके। क्यूब रूट कैसे निकलता है? 3 बार, ऐसे 4 बार 5 बार जैसे मर्जी हो सकता है। अब देखिए इसको ना बोलते कैसे हैं, एक बार देख लीजिए। ए की पावर एक्स है, ए की पावर क्या है? तो ए को बोलते हैं बेस और एक्स को बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट, है ना। अब सर इसके रूल्स क्या? बच्चे रूल्स ना आप बचपन से करते हो, कई बार याद होते हैं कई बार नहीं होते, आज याद होने चाहिए। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में सेम बेस के साथ, सेम ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, इसको बोलते हैं ए की पावर एम प्लस, मतलब सेम बेस। क्या है ये? मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर को ऐड कर देता है, ये कह रहे हो? मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर सेम बेस में डिवीजन हो, सेम बेस में क्या हो, तो हम माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब m इंटू एन में m प्लस एन करूंगा, m बाय n में m माइनस। क्लियर है बात यहां तक? ये शॉर्टकट है सोल्व करने का। अदरवाइज मान लो, जैसे मान लो 5 की पावर 3 और डिवाइड बाय 5 की पावर 2 है, आप पहले 5 की पावर 3 सोल्व करोगे, फिर डिवाइड बाय 5 की 2 करोगे, सीधा 5 की 1 कर दो, आंसर 5 आ जाएगा। समझ रहे बात को? अगर a बाय b की होल पावर m है, a बाय b की होल पावर, तो हम a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m अलग से कर सकते हैं, क्योंकि वो होल की पावर है। किसकी पावर है? होल। ऐसे ही a इंटू बी की पावर m है, होल की। a इंटू बी की होल की पावर क्या है? इसको हम a की पावर इंटू m इंटू बी की पावर m बोल सकते हैं, यस और नो? बोल सकते हैं। अगर 1 डिवाइड बाय a की पावर m है, तो क्या उसको ऊपर ले आ सकता हूं? देखिए दो जगह लगता है, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या उल्टा जाओगे ना, नीचे से ऊपर जाओगे माइनस हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो भी। अगर a की पावर m डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके वो क्या बन जाएगी? a की पावर माइनस m। आपको ना एन्युटी वाला चैप्टर करते हैं, पावर ऊपर माइनस होती है, हम उसको नीचे ले आते हैं। माइनस में सोल्व करना थोड़ा टिपिकल है ना, तो आपको जहां पर दिखे ना पावर माइनस में, ऊपर ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ। अच्छा nth रूट अभी बताया, क्या एक बात बताओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 25 का अंडर रूट होता है, क्या इसको 25 की पावर 1/2 लिख सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन में यही तो करते हैं हम। तभी आपने कभी सोचा, जब हम अंडर रूट करते हैं हमेशा उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, क्योंकि 1/2 होगी ना पावर, जो भी पावर आ गया उसको पीछे लेके जाया जा सकता है। मान लो 15 की पावर अंडर रूट 5, अंडर सॉरी फिफ्थ रूट है, तो इसको क्या 15 की पावर 1/5 बोल सकता हूं? यस, इस तरीके से मैं बोल, मतलब nth रूट को 1/n कर सकते हैं, nth रूट को 1/n कर सकते हैं। जिसकी पावर 0 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर बच्चों अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज 1। इफ एन इन इक्वेशन बेसिस आर सेम, पावर विल बी सेम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको गिवन है a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, तो आप इसको सिंपली x इज टू y, समझ रहे हो? सेम बेस, इफ पावर्स आर सेम, सॉरी बेस आर सेम, पावर विल बी सेम। इक्वल एंड सेम सेम बात होगी, इक्वल बोल देंगे, सॉरी इक्वल बोल देते हैं, नाराज क्यों हो रहे हो? अगला देखिए इसका उल्टा, अगर पावर्स बोथ साइड में सेम है तो बेस भी क्या हो जाएंगे? कैसे? क्या कह रहे हो सर? मान लो मैं कह रहा हूं x की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इसको सोल्व, बच्चा पहले 5 को सोल्व करेगा फिर जाके रूट करेगा, करते हैं कि बच्चे? करते हैं एक्चुअल में, कुछ नहीं करना। मतलब आपको दो बातें इकट्ठी पढ़ते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख दो, पावर सेम है तो बेस को इक्वल रख दीजिए, सिंपल तरीका है। ठीक है बेटे? अब कुछ अदर प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m की होल पावर n है तो उसको हम a की पावर m इंटू n कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले भी करते हैं हम, कर सकते हैं। और ऐसे ही ये ऑलरेडी बता दिया, अगर a की पावर माइनस m है तो उसको नीचे ले जाओ, 1/a की पावर m। ये आगे उसकी थोड़ी बाइफर्केशन है, a की पावर m, उसकी होल पावर n, फिर होल की पावर p। तो क्या m एंड p को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं? मतलब पावर की पावर को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? अगर a की पावर m/n है तो इसको बाहर लेके जा सकता हूं मैं, a की पावर m को 1/n कर दूंगा, और जैसे ही 1/n होगा वो nth रूट में चल जाएगा। कहां चल जाएगा? nth रूट में। देखो आपको ना प्रॉपर्टी सारी पढ़नी है, यूज जहां जरूरत पड़े वहां करनी है, जरूरत ना पड़े तो नहीं करनी। बच्चे क्या कई बार ना कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कुछ नहीं करते, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, करना करो, नहीं करना ना करो। ऐसे ही मान लो एक और बना दिया, a बाय बी की पावर m है तो इसको am बाय bm लिख सकते हैं। मेरे को a की ऊपर इकट्ठे चाहिए तो मैं b को ऊपर है तो माइनस का m कर दूंगा। समझ रहे बात को? इस तरीके से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, समझना, 5/4 की पावर 3 है, इसको 5/3 डिवाइड बाय 4/3 कर सकते हैं, इसको 5/3 इंटू 4 की पावर -3 कर सकते हैं, ठीक है? से भी कर सकते हैं। ठीक है बात यहां तक? यस और नो? चलिए
दिस इज इंडिसेस। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन को आसान करता है, छोटा करता है, सोल्व करता है। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूले जो बचपन से पढ़ते हैं, शायद पढ़ते हैं आप लोग, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ऐसे कुछ। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए करने सारे हैं हमने को। तीसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। सर क्यों करने हैं ये, सवाल आया ना बेटे, इसलिए करने हैं कि ना आपसे क्वेश्चन में रूट्स के ही बनाए जाते हैं। इवन इसका ना प्रयोग इक्वेशन में भी होता है। इक्वेशन में आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हो, अल्फा और बीटा, वहां ना बच्चे से बोले थे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दो, बच्चा कंफ्यूज है क्या करना है, आपको अल्फा बीटा निकालना आता है तो उसके बाद तो ये फॉर्मूला लगेगा ना हर जगह पर। तो ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दिस इज योर इंडिसेस। देन अगेन लॉ ऑफ सर्ट्स में सेम बातें मैंने बताई, अगर आप देखना चाहो पढ़ लीजिएगा। मान लो ए का nth रूट है तो उसको ए की पावर 1/n कह सकते हैं, ए बी का nth रूट है तो उसको ए की पावर n और बी की पावर 1/n कह सकते हैं। इस तरीके से सारे ऑलरेडी ऊपर कर लिए गए हैं, जस्ट बताने के लिए आपको दोबारा लिखे गए। दिस इज योर इंडिसेस। देखो इंडिसेस में ना कई बार होता है रैंडम 1% की बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया जो सोल्व नहीं होता, बट जनरली क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मैं पर्सनली आपको बोलूंगा अटेम्प्ट कीजिएगा, ज्यादा मुश्किल हर बार नहीं आते। देखो क्या 100 में से कोई 2-3 क्वेश्चन तो खतरनाक बनाने होते हैं, वो कई बार इंडिसेस में बन जाता है, कई बार लॉगरिथम में बन जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको करना है इंडिसेस तो अच्छे से करना ही करना है। इसका ये एक तरीका है आपके क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने का, ठीक है। लास्ट में आता है आप सबका और भी फेवरेट लॉगरिथम। लोग तो बचपन से सुनते आए ना, लॉगरिथम क्या होता है बताएगा कोई? व्हाट डू यू मीन बाय लॉग? nth पावर। अच्छा और कुछ? देखिए सिंपल भाषा में समझाते हैं। अगर इंडिसेस को प्रयोग कर रहा हूं मैं अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है, सुनो ध्यान से, a की पावर x इज इक्वल टू n है और दोनों ही जीरो से ऊपर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए देखो लॉगरिथम ना वो कैलकुलेशन है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ना छोटा करने के लिए बनाई गई थी। सुनना ध्यान से, a की पावर x इज इक्वल टू क्या है? n। x को लिख दो यहीं पर, n को रहने दो सामने और इसको बना दो log 2 बेस a। log 2 बेस मतलब क्या किया मैंने, जो पावर है उसको नॉर्मल लिख दिया, जो बेस था a, बेस को log का बेस बना दिया और n को n ही रहने दिया। देख पा रहे हो? इसमें देखो वैल्यू समझना, इसको बोलते कैसे? log n टू द बेस a। वैल्यू ऑफ log n टू द बेस a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, जैसे मान लो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 है, ये हम पढ़ते हैं ऑलरेडी। इसको हम कैसे बना सकते हैं? 5 इज इक्वल टू log 25 टू द बेस 2। आपसे कोई पूछेगी log 25 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है, तो आप बोल सकते हो 5। इसको हम उल्टा भी बना सकते हो। मान लो मैं आपको इसी क्वेश्चन को देखते, इसको हम वापिस ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 की 2 इज इक्वल टू 25। वापिस कन्वर्जन भी करना पर कैसे बेटे? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। 2 इज इक्वल टू log 25 टू द बेस 5, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें भी ना इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ना प्रॉपर्टीज आती हैं जो एडिशन वाली, सब्सट्रैक्शन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली और डिवीजन वाली। पहले एक बात पढ़े, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसका बेस क्या होता है? 10। आपको एग्जाम में ना कभी कुछ भी गिवन हो तो आप क्या बेस मानेंगे? 10। क्या मानेंगे? मान लो गिवन है log 5, तो बेस क्या है? log 10, बेस क्या है? 10। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। कौन सा होता है बच्चे? नेचुरल लॉगरिथम वो होता है जहां पे बेस क्या होता है? एक्सपोनेंशियल e। क्या होता है? और e की वैल्यू आपको पता ना क्या होती है? 2.7। बट कभी भी ना e का प्रयोग हम पेपर में करते नहीं है। e जनरली हमारा इंटीग्रेशन वाली चीजों में यूज किया जाता है। कुछ भी गिवन ना हो तो बेस क्या है? 10। और गिवन हो तो e नहीं गिवन होगा। क्वेश्चन में बेस 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। अब लो समझिए, ये कहानी है जो क्वेश्चन सोल्व कराएगी आपको। अगर log mn है, देखो बेस नहीं उठा रहा मैं, बेस की बात नहीं कर रहा, बेस तो सेम रखूंगा मैं। मान लो log क्या है? mn, तो इसको बोलते हैं log m प्लस log n। समझ पा रहे हो? मान लो log 14 गिवन है, 14 का मतलब 2 इंटू 7 हो गया, तो इसको log 2 प्लस log 7 बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को छोटा करता है। मान लो जैसे मान लीजिए log 50 है, तो इसको log 5 इंटू 10 बोल सकते हैं।
तो इसको log 5 प्लस log 10 बोल सकते हैं सर। ऐसे देखिए हम डिवीजन में m बाय n क्या है, m बाय n को बोल सकते हो log m माइनस log n। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समझ रहे बात को। log m n है तो log m प्लस n, log m बाय n है तो log m माइनस log n। सर इसके अलावा एक क्या आता है, log a तो बेस है, log m की पावर n, log m की पावर को हमेशा कहां ले जाओ, आगे, तो बन जाएगा n इंटू log की पावर log m, सॉरी n इंटू log, समझ रहे हो। अगर log m की पावर n है तो n को आगे ले आएंगे, n इंटू log m बन जाएगा। अगर बेस सेम है और नंबर भी सेम है, log a टू द बेस a, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। log 2 इज टू बेस 2, आंसर क्या आएगा। और एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है हमारा log वाला, मैंने जब भी log का क्वेश्चन सोल्व किया तो आपको एक बात बताई थी, याद करो क्या थी। आपको ना कोशिश करनी है नंबर और बेस क्या कर दे। जैसे मान लो, अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो गिवन है नीचे log का बेस 5, log का बेस क्या है और ऊपर है 25, तो आप क्या कीजिए, log 5 को 5 करके पावर कर दो 2, 2 आगे आ जाएगा, log 5 5, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। ये दोनों प्रॉपर्टी इकट्ठी लगती है। आपको बेस को ना सेम करना है नंबर से, पावर क्रिएट करके पावर को आगे ले जाओ, वही आपका आंसर बन के आ जाएगा। ये आपको करना भी नहीं पड़ता, पता है ज्यादातर क्या होगा, जब आपको ऐसे मिलेगा log 5 का बेस है और 5 नंबर है, उसकी पावर 2, तो आंसर चुपचाप आप क्या लिख दोगे 2 कर दोगे। इस तरीके से समझ रहे हो, हमेशा क्वेश्चन में ये करना है, ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होनी है, पावर को आगे लेके जाना है और बेस और नंबर को सेम करना है, 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर नंबर 1 है, किसी भी log 1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर का बेस है, हमेशा क्या होगी 0। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। आपके मल्टीप्लिकेशन में log 1 आ गया तो आपकी मर्जी हो गया, आंसर 0 हो जाएगा स्ट्रेट। मान लो कोई बड़ा सा क्वेश्चन है और एक जगह पे log 1 आ गया, चुपचाप आंसर क्या लिख देना, करने की जरूरत ही नहीं। अगर log ये अलग प्रॉपर्टी है थोड़ी, log 5 का बेस क्या है r, log 5 का बेस क्या है, इसको हम रेसिप्रोकल में ले जाए तो उल्टा हो जाएगा, log r का बेस क्या बन जाएगा 5। log 5 टू द बेस r इज इक्वल टू 1 बाय log r टू द बेस 5, बहुत कम यूज होता है इसका। ऐसे एक और ये है, ये प्रॉपर्टी देखो कंफ्यूज करेगी, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर log m का बेस n है तो उसको आप log m बाय log n लिख सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको देखनी है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, लॉगरिथम के क्वेश्चन ना ज्यादातर बच्चे अच्छे से कर नहीं पाते, उसके लिए मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो आपको, तीन ही इनफैक्ट प्रॉपर्टी तो तीन है। एक तो log m n वाली log m प्लस log n, log m बाय n वाली log m माइनस log n। बट जब भी क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूं, पावर को ले जाओ ऊपर, बेस और नंबर को कर दो सेम, तो पावर ही आपका आंसर बन जाएगा। पावर ही आपका, एक ना बड़ा सा क्वेश्चन है log वाला, log 2 log 3 log 4 वाला, हमने बेस इक्वल करके उसको खत्म करते करते आंसर लास्ट में 1 या 2 आ जाता है। तो आपको बेस और नंबर क्या करना है, देखो आपने बेस और नंबर सेम कर दिया, आपका आधा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गया, आपका आधा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गया, ठीक है बात। और लॉगरिथम करते हुए इंडिसेस का प्रयोग भी होगा, क्योंकि पावर्स तो चल ही रही हैं अल्टीमेटली। तो दिस इज रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। अपना बड़े क्वेश्चन, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, लोग का जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसको सोल्व करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टीज का प्रयोग ज्यादा होता है। छोटे क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी हमें पड़ती है, ठीक है। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, चैप्टर को हम क्या करते हैं यहां पर, जय श्री राम, जय माता दी। चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड, इसको ना आम भाषा में बोलते हैं एपी और जीपी। पहले पढ़ते हैं सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस बेटे, जब किसी कुछ नंबर्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक रूल के हिसाब से लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। आप नंबर सीरीज पढ़ते हो एलआर में, ओड नंबर की होती है 1 3 5 7 9 2 4 6 8 इवन के, ये सारे सीक्वेंस हैं। क्या है ये सीक्वेंस बेटे? दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट जिन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, दे आर काउंटेबल, दे आर इनफाइनाइट विच आर नॉट काउंटेबल, विच आर नॉट इनफाइनाइट। अब देखिए, अब सर आपने सीक्वेंस बोला, सीरीज क्या है? हम तो सीरीज करेंगे ना। सीरीज होती है किसी भी सीक्वेंस के साथ जब पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस या माइनस का साइन लगा दिया जाए, वो बन जाती है सीरीज। क्या बन जाती है? इसलिए आपने कभी एक चीज ऑब्जर्व किया है, हम नंबर सीक्वेंस नहीं बोलते, नंबर सीरीज बोलते हैं। तो हम सीरीज पढ़ने आ रहे हैं। क्या पढ़ने आ रहे हैं? पहले है एपी,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एपी एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर फर्स्ट नंबर को छोड़ दे, क्योंकि फर्स्ट का तो जीरो से डिफरेंस नहीं निकालेंगे हम, बाकी सभी का एक डिफरेंस होता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी क्या होता है? इक्वल। डी इज ऑलवेज, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, सर डिफरेंस देखें एक बारी, 2 2 2 2, इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? डी इज इक्वल टू 2। इंटरेस्टिंग बात, पहली टर्म को हम बोलते हैं या तो ए या A1, दूसरी को A2 A3 A4 अप टू AN, चलती रहेगी। समझ रहे बात को? तो एक सीरीज को पहचानना है कि वो एपी है या नहीं है, उसके लिए हम देखेंगे क्या कोई कॉमन डिफरेंस है। इफ देयर इज ए कॉमन डिफरेंस इट इज नोन एज एपी। क्या बोलेंगे बेटे? अच्छा, डी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया होगा, पक्की बात है। ये देखिए -1 -2 -3 माइनस ये वाले, राइट? इसमें डी क्या आ रहा है हमारा? -1। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और पॉजिटिव भी आ सकता है अगर देखोगे तो। डी कैन बी पॉजिटिव बेटे, डी कैन बी। सर डी क्यों निकालना है? डी इसलिए निकालना है क्योंकि डी की मदद से आगे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है एन टर्म निकालना, एन बोलते हैं, एनएस टर्म। आपको मान लीजिए A20 निकालना है। क्या निकालना है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एन टर्म इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस, मान लो A है 5, क्रिएट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटे, और D है 3, तो A प्लस निकालना कौन सा? A20, 19 इंटू, शॉर्टकट में बोले तो मान लो A20 है तो आंसर है A प्लस 19D, A25 है तो A प्लस 24D, A24 है तो A प्लस 23D। समझ रहे? A प्लस एन माइनस 1D, N stand for the number of term, A stand for the first term and D stand for the common difference। डन है बात? AP को देखने का तरीका है A माइनस D, A प्लस D आप देख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस D आ रहा है। क्या है डिफरेंस? ये भी इंपॉर्टेंट है। SN, सम ऑफ nth नंबर। अच्छा एक बात बताओ, AN क्या था? एनेटम। एक TN भी होता है, वो क्या होता है? TN भी एनेटम है। TN भी क्या है? एनेटम। SN क्या होता है? सम का फॉर्मूला। आपको ना मैंने अब 20th टर्म नहीं पूछी, मैंने कहा 20 टर्म का सम बता दो, तो उसका फॉर्मूला है n/2 A प्लस, नहीं, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस D। समझ रहे बात को? अगर मान लो एग्जाम में सीधा लास्ट टर्म गिवन है, तो अब एक और फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू A प्लस L। क्या बोलेंगे बेटे? A प्लस। क्लियर है बात? अपने कुछ फंडामेंटल है, बुक में आपको दिखेंगे भी सही। स्टेट क्वेश्चन, शॉर्टकट कैसे? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम समीशन ऑफ एन से, यही बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1/, दोबारा सुन लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n प्लस 1/2। सर फर्स्ट एन ओड नंबर का, इसको हम डिनोट करते हैं समीशन ऑफ 2n माइनस, पूछो क्यों? क्योंकि इवन को हम बोलते हैं समीशन ऑफ 2n, राइट? पहले ये पढ़ लेते हैं। इवन का फॉर्मूला है n प्लस 1, मैंने सोल्व करके दिखाया था कैसे बना था ये। और ओड का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर, वो डिनोशन है बेटे, निकालना कैसे? n स्क्वायर। क्या करेंगे? n स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए ओड नंबर, जितने ओड नंबर है ना, मान लो 51 ओड नंबर, n कितना? 51, उसका क्या कर दो? स्क्वायर। इवन में क्या कर दो? n प्लस 1। अगर आपसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर पूछा जाए, जिसको हम n स्क्वायर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय, क्यों पूछा जाए तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। होल शॉर्टकट है, याद रखना। गिने चुने हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन, फर्स्ट एन ओड, स्क्वायर, क्यूब, 5 ही है ना? यस, इस तरीके से आप कर सकते हो। बीच में आप देखेंगे, हाँ 1 2 3 4 5 यही है, ठीक है। अब एपी जीपी में क्वेश्चन ज्यादा कौन से आते हैं? ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा वेटेज का चैप्टर है, क्वेश्चन आपको ज्यादातर दिखेंगे एनाटम के और सम के, और तीसरा है शॉर्टकट वाले, सीधा नेचुरल नंबर पूछे जाते हैं।
दिस इज एपी, दिस इज सर। एक होती है जीपी, क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी ऊपर क्या था? डी, क्या था? डी फॉर कॉमन डिफरेंस। यहां पर आएगा आर। आर मतलब रेशियो, रेशियो शुड बी इक्वल सेम, like a2 by a1 is equal to a3 by a2 is equal to a4 by a3 is equal to a5 by a। क्या आर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? यस, मैंने इसका भी एग्जांपल दिया होगा। ये देखिए, इसमें आर चेक करो, -4 by 2 -2, 8 by -4 -2। आर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। अब सर इसमें भी एन टर्म निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। एनएस बोलो या जनरल बोलो या टीएन बोलो, फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस, सिंपल याद कर लो। जैसे मान लो आपसे A50 बोले, ए तो ए आर की पावर 49, A8 पूछे, ए आर की, कुछ भी नहीं करना यार, सिंपल है। अब देखो यहां पर कहानी फिर वही आ जाएगी कैलकुलेटर वाली। आर की पावर 25 है, तो कैसे करो? मान लो क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं। मान लो ए मान लो 50, कुछ भी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं 3 की पावर 49, क्या सोल्व होगा? 3 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार हो जाएगा, फिर टिक करके कितनी बार? 47 बार। सिंपल, ठीक है बात बेटे? ठीक है। हाँ आवाज आई, एरर आ गया। वो बड़ी टर्म होगी ना, एग्जांपल था बेटे, टेंशन को ले लेता है यार। इंडिसेस में छोटा कर दे इसको, इंडिसेस में छोटा भी कर सकते हो, नहीं कर सकते? इंडिसेस कर लो, पूछो कैसे। एक लॉजिक देता हूं आपको वैसे ही। A49 का मतलब क्या है? ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 7 नहीं कर सकता? नहीं, नहीं कर सकता। मैं तो पूछ रहा हूं तुमसे। हर चीज में हाँ बोल देते हैं भाई साहब, हर चीज में हाँ बोलते हैं। इसको छोटा कर सकते हो आपकी। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ 25-24 कर सकते हो, ठीक है। चले अब सर बात करते हैं सम की। सम में ना देखो, R1 के इक्वल नहीं है, फॉर्मूले 2 बनेंगे। अगर R1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला बनेगा a की पावर a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। कम है तो a इंटू 1 की पावर 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस, समझिए बाहर तो यही है। अगर पॉजिटिव है तो बनेगा r की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। नेगेटिव है तो 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एपीजीपी। इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है, आपकी बुक में दिख भी जाएंगे आपको, बट उनका ना उनकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। कई लोग ना उसको याद करने की कोशिश करते हैं, उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अलग तरीके हर बार। यू नो एवरी टाइम शॉर्टकट इज नॉट गुड, समटाइम इट क्रिएट मोर ऑब्स्टिकल्स, है ना। आपने गूगल मैप देखा, शॉर्टकट चले गए, रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो स्ट्रेट तरीके से कीजिए इसको, ठीक है। तो दिस इज योर एपीजीपी, दैट इज नोन एज सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि होता है यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।